बहुत कम स्टूडेंट हैं आज। और लोग आएंगे क्या अभी? नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले कैसा रहा आप लोगों का एग्जाम जिन्होंने दिया? किसी का हो नहीं पाया, कोई बात नहीं। और किनका फर्स्ट अटेम्प्ट था? तुम्हारा सेकेंड। और एक वो जागृति। अच्छा, कोई नहीं। तो क्या मतलब टफ लगा पेपर में? अच्छा, पेपर अटेम्प्ट कर पाए थे? हो गया था 2 घंटे में? ठीक था। और हम्म कितने अटेम्प्ट किए थे? 70? 70 तो बहुत कम है। अटेम्प्ट 85 के आसपास तो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज रेस में ही नहीं हो पाएंगे हम लोग। इस साल कौन कौन अटेम्प्ट देंगे? आप? बाकी लोग तो देंगे ही, तुम लोग इस बार नहीं? अच्छा, 27। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये आईआर का क्वेश्चंस जो आया वो कैसा लगा तुम लोगों को? बन पाया सारा आईआर का क्वेश्चन? 8, है ना, 8-9 क्वेश्चंस आईआर से थे, और जो हम लोगों ने पढ़ा लगभग उसी से आया था। तो एक बार जैसे क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं थोड़ा आइडिया के लिए। तो ये था क्वेश्चन जिसमें पूछा गया था कि कौन जो नाटो के मेंबर्स हैं, ठीक है, इनमें से। अब देखो, टोटल मेंबर्स को याद करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है ना। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, बहुत सारे कंट्रीज होते हैं, तो कैसे हम एलिमिनेट कर पाएंगे? तो जैसे ये सब देखोगे तो ये क्यों पूछा गया क्वेश्चन में? क्योंकि करंट अफेयर्स में ये था, स्वीडन इन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया था नाटो को, ठीक है। इसी वजह से ये क्वेश्चन इस साल पूछा गया। 2024 में इसने ज्वाइन किया था और 2025 के पेपर में ये आया, लेकिन वो डायरेक्टली नहीं पूछा, है ना, इनडायरेक्टली पूछा कि कौन कौन से मेंबर्स इनमें से हैं। तो स्वीडन तो अधिक करंट अफेयर्स में बने हो गए, या हम जो नोट्स मैंने दिए था उसमें भी ये मेंशन था, तो स्वीडन तो था ही, ठीक है। यहाँ पे लेकिन पेयर्स पूछा कि कितने सही हैं, है ना। तो यहाँ पे देखो, जो न्यूट्रल कंट्रीज हैं, जैसे नाटो है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन था, ये क्या था? एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है ना, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है। और जो देश न्यूट्रल रहते हैं वो कभी भी मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन नहीं करेंगे। तो तुम इनमें से यदि ऑस्ट्रिया को देखोगे तो एक शांतिपूर्ण देश माना जाता है, जो कि मतलब न्यूट्रल रहता है, ठीक है। तो उस मतलब एलिमिनेट करने के लिए ये टेक्निक इस्तेमाल कर सकते थे। बाकी कंट्रीज जो हैं वो देखोगे तो वेस्टर्न यूरोप और ईस्टर्न यूरोप की जो बात हम लोग कर रहे थे, ठीक है, ईस्टर्न यूरोप, तो ईस्टर्न यूरोप पे यूएसएसआर का सबसे ज्यादा दबदबा था, जिसने वॉर्सो पैक्ट बनाया था, याद है, एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन नाटो के अगेंस्ट में वॉर्सो पैक्ट बना था, ठीक है। तो ये रशिया के द्वारा लीड किया गया था, यूएसएसआर के द्वारा। और इधर जो वेस्टर्न यूरोप के जो कंट्रीज हैं वो नाटो में सब शामिल हो गए अधिकतर, तो उनमें से ये सारे कंट्रीज थे, तो ये सारे हो जाएंगे बाकी इनको छोड़ करके, ठीक है। तो इस तरीके से अटेम्प्ट कर सकते थे। बाकी दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन तो ये था आईएनएसटीसी को लेकर के। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूजन 2 ऑप्शन को लेकर के किए, क्योंकि हम लोग जानते हैं इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर क्या है, जो चाबार पोर्ट होकर के यूरोप के थ्रू जाते हैं हम लोग, ईरान के थ्रू, ठीक है, वो हम लोगों ने मैप में देखा था। तो इसमें से देखो यहाँ पे ऑप्शंस, यहाँ पे 4 ऑप्शन है। इंडिया टू यूरोप थ्रू अजरबैजान, तो सेंट्रल एशिया से नहीं पास होता है, ठीक है, ये अजरबैजान सेंट्रल एशिया में आया, तो ये गलत हो गया ऑप्शन। इंडिया टू साउथ ईस्ट एशिया, इसका कोई मतलब नहीं बनता है ना। हाँ, और इंडिया टू सेंट्रल एशिया वाया चाइना, तो चाइना के थ्रू हो पाएगा नहीं, क्योंकि हम लोग हॉस्टाइल नेशन है, तो एक ही ऑप्शन बच जाता है ना, तो ये सही ऑप्शन हो जाता। तो ये इजी था क्वेश्चन,
ये सब क्वेश्चन गलत नहीं ना किए हो, आई होप कि गलत नहीं हुआ हो, जहां से हम लोग पढ़ते हैं वहां से गलत नहीं होना चाहिए, है ना। फिर देखो आईबीआरडी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, तो इससे सवाल था, तो ये भी तुम लोगों ने कर लिया होगा। एक क्वेश्चन इससे था कि हाँ कितने कंट्रीज में यूपीआई एक्सेप्ट होती है, तो ये हम लोगों ने वैसे नहीं देखा था, बट हाँ ये करंट अफेयर्स की इकोनॉमी वगैरह में, तो ये सब ठीक है, बट आईआर से भी जोड़ करके देख सकते हैं इसको, क्योंकि कितने कंट्रीज में है तो बाहर के देशों में, इस वजह से। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था बिम्स्टेक के रिगार्डिंग में, है ना, तो बिम्स्टेक को हम लोगों ने पढ़ा था और जनरली भी पढ़ते ही हैं, तो इसमें तो इजी क्वेश्चन था ये। देखो इट इज अ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्टिंग ऑफ 7 मेंबर स्टेट्स टिल जनवरी, तो 7 मेंबर स्टेट है, याद है कौन कौन, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका, मालदीव्स, ये सारे देश। इट केम इनटू एग्जिस्टेंस विद द साइनिंग ऑफ, देखो मैं कह रहा था ना कि डिक्लेरेशन पे बहुत ज्यादा फोकस करना, यहाँ पे ढाका डिक्लेरेशन दिया हुआ है, लेकिन ये गलत होगा, यहाँ पे कौन सा डिक्लेरेशन था, बैंकॉक डिक्लेरेशन, याद आ रहा है, तो ये इसने यूपीएससी ने यहाँ पे ट्रिक किया, ठीक है, तो यही मैं कह रहा था कि जहां पे डिक्लेरेशन हो, जहां फैक्चुअल चीजें हो, उसको ध्यान से देखना, ठीक है, तो जो अगले अटेम्प्ट में आप लोग दे रहे हो वो ध्यान से देखना, कोई भी डिक्लेरेशन, कोई भी डेट कब आ रही है, वहां पे चेंज करता है यूपीएससी, बाकी स्टेटमेंट वैसे ही रख देगा, बस वो चीजों को पलट देगा, ठीक है, तो ये वाला गलत हो जाता। बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल आर फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ दी बिम्स्टेक, तो ये नहीं था, फाउंडिंग मेंबर्स में नेपाल और भूटान बाद में ऐड हुए थे, तो वो ये भी स्टेटमेंट गलत हो जाता। और बिम्स्टेक द सब सेक्टर ऑफ टूरिज्म इज बीइंग लेड बाय इंडिया, नहीं ये नहीं होता, इसमें अलग अलग सेक्टर्स हैं, 14 सेक्टर्स हैं अलग अलग, तो उसमें से जैसे इंडिया सिक्योरिटी पे ज्यादा फोकस करता है, और सब सेक्टर जो टूरिज्म का है ये नेपाल के ऊपर है, ये बहुत ज्यादा डीप में जाकर के पूछा, इसको नहीं भी जानते फिर भी यहां से हम लोग समझ सकते थे, ये यदि 2 गलत होता तो, ठीक है, तो इस तरीके से 2-3 गलत हो जाता, ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया एक एआई एक्शन समिट पे, तो ये करंट अफेयर्स का था, ये हम लोगों ने डायरेक्टली नहीं पढ़ा था, ठीक है, तो करंट अफेयर से भी पूछे गए हैं, और बाकी ये वाला भी करंट अफेयर्स था कि कौन कौन सा ईयर में कैसे कैसे मैच होता है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट किसको डिक्लेयर किया गया कौन से साल को, तो कौन से मैच करते हैं, तो जनरली ये सारे सही थे। बाकी एक और क्वेश्चन था ब्रिक्स से रिगार्डिंग, है ना, ब्रिक्स के बारे में ये सही किए थे तुम लोग, ब्रिक्स से जो क्वेश्चन था 16th ब्रिक्स समिट कहां था, रशिया कजान में, ये सही है कि गलत, सही था, ये चूंकि करंट अफेयर्स में था और हम लोगों ने इंक्लूड भी किया था इसको, तो ये था। इंडोनेशिया हैज बिकम अ फुल मेंबर ऑफ ब्रिक्स, थीम ऑफ द ब्रिक्स, तो ये करंट अफेयर्स में था, ठीक है, तो मतलब ये है कि जो भी हम लोगों ने पढ़ा है अभी तक फिलहाल आईआर में, वहां से कोई भी कंफ्यूजन कभी भी तुम लोगों को हो, कभी भी पूछ सकते हो, ठीक है, और जैसे जैसे तुम लोग करंट अफेयर्स पढ़ते जाओगे तो उसको इंक्लूड करते जाना, जो जो टॉपिक वाइज पढ़े हैं वहां पे, ठीक है। तो आज हम लोग एक नया सिलेबस का पॉइंट स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है इंटरनल सिक्योरिटी, ठीक है। पहले बताओ इंटरनल सिक्योरिटी कहां पे आएगा, कौन से पेपर में, सिलेबस के, GS1, GS3, ठीक है, GS3 की बात करते हैं तो वहां पे इंटरनल सिक्योरिटी का सिलेबस मेंशन्ड है, ठीक। अभिषेक सर बता रहे थे कोई हिंदी में लिखते हैं, आप हिंदी में लिखते हो, कितने हैं, हाँ? तो वो लोग आज नहीं आए, तो जैसे आज स्टार्ट कर देंगे हम लोग तो फिर डिफिकल्ट होगा समझने में, स्टार्टिंग से रहना चाहिए ना उन लोगों को। खैर आप आपका नाम क्या हुआ, क्या पढ़ाई कर रहे हो अभी आप, कोर्स ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, कौन से ऑनर्स में, फिजिक्स, कहाँ से, डिप भागलपुर, अच्छा ठीक है। तो हम लोग इंटरनल सिक्योरिटी को देखते हैं, ठीक है, क्या होता है, कैसे होता है, कौन कौन से पॉइंट सिलेबस में मेंशन है, तो इंट्रोडक्टरी क्लास होगी और हर एक सिलेबस के पॉइंट्स को हम लोग समझेंगे और क्यों इंपॉर्टेंट है इंटरनल सिक्योरिटी यूपीएससी के सिलेबस में, ठीक है। तो सबसे पहली बात करते हैं हम लोग जीएस पेपर 3 का जो
सिलेबस है, ठीक है, उसको डिवाइड किया गया है अलग अलग कैटेगरी में, जो 20 के आसपास पॉइंट्स हैं टोटल, जो सबसेट्स हैं उसके GS3 में। तो उनमें से यदि हम लोग ब्रॉडली कैटेगराइज करें तो एक तो इकोनॉमी का पोर्शन है, ठीक है, दूसरा है साइंस एंड टेक का, ठीक है, तीसरा है इन्वायरमेंट का, ठीक है, चौथा जो है वो सिक्योरिटी इश्यूज का है, ठीक, और एक जो लास्ट वाला है उसको हम लोग डिजास्टर मैनेजमेंट की कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। तो ओवरऑल जो पूरा सिलेबस है वो इन्हीं सेक्टर्स पे डिवाइडेड है, 5 सेक्टर्स पे, ठीक है। तो ये GS पेपर 3 का टॉपिक हो गया सिलेबस का। अब इसमें से जो सिक्योरिटी वाला इश्यूज है, ठीक है, इस पेपर में GS पेपर 3 में सिक्योरिटी इश्यूज का वेटेज कम से कम 50 मार्क्स का है। हर एक साल 50 मार्क्स के क्वेश्चंस आपको GS3 पेपर में देखने को मिलेंगे इस टॉपिक से रिलेटेड, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन हर एक साल। और इस टॉपिक से, सिक्योरिटी इश्यूज के टॉपिक से आप लोग प्री में क्वेश्चंस नहीं देखोगे, अधिकतर क्वेश्चंस आपको मेंस में मिलेंगे, ठीक है। तो प्री के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, कभी कभी कहीं कहीं पूछ लिया जाता है, बट बेसिकली हम लोग मेंस के पर्सपेक्टिव से इसको पढ़ते हैं, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि सिक्योरिटी इश्यूज से जो क्वेश्चंस हर एक साल मेंस में आते हैं वो बहुत ज्यादा प्रिडिक्टेबल होते हैं। प्रिडिक्टेबल मतलब कि हर एक साल जो टॉपिक्स के थीम्स होते हैं वो लगभग रिपीट होते हैं, ठीक है। तो ये इजी है, स्कोरिंग है, ठीक है, इसीलिए इस पेपर में बहुत ज्यादा वेटेज माना जाता है, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ना है। तीसरा पॉइंट, सिक्योरिटी इश्यूज में जो भी हम लोग अलग अलग टॉपिक्स पढ़ेंगे, ठीक है, इनको हम बाकी भी टॉपिक से इंटरलिंक्ड कर सकते हैं, ठीक है। जब हम लोग इन्वायरमेंट पढ़ेंगे या सपोज हम लोग जब GS पेपर 2 में जैसे अलग अलग चीजें आती हैं, सेंट्रल एजेंसीज का क्या रोल होता है, ठीक है, किस प्रकार से हमारे कंट्री में क्या प्रॉब्लम्स है उसको किस प्रकार से सॉल्व की जा सकती है, या सिक्योरिटी फोर्सेस का रोल क्या है कंट्री को प्रोटेक्ट करने में या किसी भी तरीके से, ठीक है, तो वहां पे हम लोग ये सब चीजों को मेंशन करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखने वाली बात है। अब हम लोग सिलेबस देखते हैं कि क्या क्या सिलेबस है इंटरनल सिक्योरिटी में। तुम लोगों को दिख पा रहा है? थोड़ा सा वैसे होगा, एक सेकंड, देखो यहां से पहला जो पॉइंट है सिलेबस का वो है लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म, ठीक है। एक्सट्रीमिज्म मतलब क्या होता है? एक्सट्रीमिज्म मतलब वो तो ठीक है, उसका एक टाइप हो गया। एक्सट्रीमिज्म मतलब होता क्या है? एक्सट्रीम मतलब क्या होता है? हद से ज्यादा, बहुत ज्यादा। इज्म जब लग जाता है, जब किसी भी टर्म में, तो क्या हो जाता है? जब भी किसी टर्म में इज्म लग जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? एक विचारधारा बन जाता है, एक आइडियोलॉजी बन जाती है। जैसे मार्क्स, तो जो मार्क्स के विचार हैं, यदि इसमें इज्म लग गया तो क्या हो गया? एक विचारधारा बन गया। जैसे सोशलिज्म, सोशल सामाजिक, फिर इज्म लग गया तो एक समाजवाद, एक क्या बन गया? विचारधारा बन गया, ठीक है। तो उसी तरीके से यहां पे एक्सट्रीम है, इसमें इज्म लग गया तो ये भी एक विचारधारा हो गया। तो वैसी विचारधारा जो बहुत एक्सट्रीम सोचती हो, ठीक है, ये दोनों तरीके से हो सकते हैं। एक लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, ठीक है, और एक होता है राइट विंग एक्सट्रीमिज्म, ठीक है। लेफ्ट विंग मतलब जो गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो मानते हैं कि इन इंस्टीट्यूशंस की वजह से जो गरीब हैं वो शोषित हैं, ठीक है, उन पे ज्यादा शोषण हो रहा है, तो वो सारे इंस्टीट्यूशंस को हटा करके फेंक दो, ठीक, हाँ, रेवोल्यूशन के थ्रू, ठीक है। और दूसरा होता है राइट विंग एक्सट्रीमिज्म, ये भी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम सोचते हैं कि नहीं, हमारी जो पुरानी परंपराएं हैं वो सारी बहुत अच्छी हैं, उनको बदलने की आवश्यकता नहीं है। तो दोनों तरह की जो विचारधाराएं हैं, जब भी कुछ भी एक्सट्रीम हो जाता है तो वो समाज के लिए हानिकारक हो जाता है, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट टॉपिक है हमारा, लिंकेजेस बिटवीन डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म, तो एक्सट्रीमिज्म कैसे बढ़ता है और इसका डेवलपमेंट से क्या लिंकेज है, मेन चीजें ये है इस टॉपिक में। जो कीवर्ड्स हैं उस पर फोकस करना है, तो डेवलपमेंट और एक्सट्रीमिज्म यहां पे है।
यदि हमारा लैक ऑफ डेवलपमेंट होगा सोसाइटी में तो उसकी वजह से क्या होगा, एक्सट्रीमिज्म बढ़ेगा। ठीक है, जैसे अभी भी देखोगे जहां पे रेड कॉरिडोर का नाम सुना है तुम लोगों ने, कहां पे है रेड कॉरिडोर, किसको कहा जाता है? जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं उनको हम लोग रेड कॉरिडोर कहते हैं। ठीक है, तो रेड कॉरिडोर देखोगे तो झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, जो ईस्टर्न इंडिया के बाउंड्री पे आते हैं ये सारे स्टेट, वहां पे देखने को मिलते हैं, आंध्र प्रदेश तक। ठीक है, यहां पे देखोगे छत्तीसगढ़ में जैसे जो मोस्टली जो बहुत पॉपुलर डिस्ट्रिक्ट हैं नक्सलिज्म के लिए, दंतेवाड़ा, कुपवाड़ा, जो कुपवाड़ा तो जम्मू कश्मीर में, दंतेवाड़ा हो गया, बक्सर हो गया, है ना, और क्या क्या है, नक्सलबारी नहीं, वो तो वेस्ट बंगाल का है, वहां से स्टार्ट हुआ था नक्सलिज्म, वो हम लोग देखेंगे स्टोरी। ठीक, तो ये सब जो रेड कॉरिडोर वाले एरियाज हैं, यहाँ पे भी अभी प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं पहुंच पाया है, ना बिजली पहुंच पाई है, ना अस्पताल है, ना एम्बुलेंस जा पाती है, वहां लोग उस पे कंधे पे लाद के ले जाते हैं जब भी प्रेग्नेंट औरत होती है, डिलीवरी होना होता है, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है, प्रॉपर रोड्स नहीं बने हैं, स्कूलों की सुविधा नहीं है। ठीक, तो ये लैक ऑफ डेवलपमेंट की वजह से क्या होता है, एक्सट्रीमिज्म फैलता है। क्यों? क्योंकि लोगों को एक सहानुभूति मिलती है नक्सलिज्म के द्वारा, नक्सलवादियों के द्वारा, कि हम लोग आपकी सपोर्ट करेंगे, ये सरकार कुछ नहीं करेगी, तो उन लोगों के हित में है, नक्सल के हित में है कि यहां पे डेवलपमेंट नहीं हो। ठीक है, तो ये बात समझने वाली है कि, तो हम लोग इसको डिटेल से पढ़ेंगे इसमें कि नक्सलिज्म कैसे ओरिजिनेट हुआ, कैसे फैला, उसके लिए क्या क्या एक्शंस लिए जा रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं अभी। ठीक है, तो अभी नक्सलिज्म की घटनाएं बहुत कम हो गई हैं जनरली, अभी देखोगे तो अधिकतर छत्तीसगढ़ में हो रहा है, और जो आंध्र के बॉर्डर पे है थोड़ा बहुत वहां पे, झारखंड में पहले बहुत ज्यादा नक्सलिज्म था, अब बहुत उसको कर्टेल कर लिया गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट पहला हो गया। दूसरा, रोल ऑफ एक्सटर्नल स्टेट एंड नॉन स्टेट एक्टर्स इन क्रिएटिंग चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी। किसका रोल? एक्सटर्नल स्टेट एक्टर्स का और नॉन स्टेट एक्टर्स का, इंटरनल सिक्योरिटी को चैलेंज किस प्रकार से वो लोग कर रहे हैं, कैसे क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो बताओ पहले एक्सटर्नल स्टेट का मतलब क्या समझते हो और नॉन स्टेट एक्टर्स का मतलब क्या समझते हो? एक्सटर्नल स्टेट मतलब जब भी हम लोग स्टेट पढ़ते हैं यहां मतलब कंट्री समझना। ठीक है, तो जब भी एक्सटर्नल स्टेट की बात होगी मतलब जो बाहरी देश हैं उनको हम लोग डायरेक्ट कंसिडर करेंगे, जो हॉस्टाइल नेशन है, जो हमारे दुश्मन देश हैं, जैसे पाकिस्तान, चाइना। ठीक है, तो उनके द्वारा किस प्रकार से फंडिंग की जा रही है, किस प्रकार से आर्म्स वगैरह स्मगल किया जा रहा है, यहाँ पे लोगों को दिया जा रहा है, ताकि इंटरनल सिक्योरिटी के जो चैलेंज है उसको क्रिएट किया जा सके। ठीक है, पहला चीज। नॉन स्टेट एक्टर्स मतलब व्हाट इज नॉन स्टेट एक्टर्स? नहीं, नॉन स्टेट एक्टर्स सुने हो क्या होता है? जो स्टेट नहीं है, नॉन स्टेट मतलब जो स्टेट नहीं है, जैसे क्या क्या आ जाएंगी, एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज, एनजीओज, मीडिया। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कुछ भी आ सकता है। नॉन स्टेट एक्टर्स मतलब जो स्टेट नहीं है फिर भी उनका बहुत ज्यादा दखल अंदाजी रहता है हर एक चीजों में, तो उसकी वजह से भी सिक्योरिटी चैलेंजेस हो सकते हैं। कैसे? नॉन स्टेट एक्टर्स में जैसे मान के चलो कोई ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं हम लोग, ठीक है, जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हो गए, ये भी इसमें आ जाएंगे। वो स्टेट तो नहीं है, जैसे पाकिस्तान में बहुत सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे अलकायदा, जैश ए मोहम्मद। ठीक है, तो ये सब टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, आईएसआईएस, लेकिन ये क्या कोई देश है? नहीं है। ठीक है, फिर एमएनसीज देखोगे, जैसे एप्पल हो गया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, या फिर जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, गूगल हो गया, ये लोग क्या करते हैं, बहुत तरह के सिक्योरिटी चैलेंजेस यहाँ पे क्रिएट करते हैं। कैसे? जैसे जो हम लोग डेटा के बारे में समझते होंगे, पर्सनल डेटा के बारे में सुना है ना, कि जो भी हम लोग व्हाट्सएप चैट करते हैं, वीडियो कॉलिंग करते हैं, या फेसबुक का डेटा जो अपना देते हैं, डेट ऑफ बर्थ, नेम, प्लेस, कहां पे रहते हैं, नहीं रहते हैं, फोटो कहां अपलोड कर रहे हैं, कौन सा नहीं कर रहे हैं, तो ये सारा डेटा जो कलेक्ट होके कहां पे जा रहा है, उनकी बेस पे जा रहा है, जहां पे उनका हेडक्वार्टर है।
तो ये क्या हो गया कि हमारे देश का सारा डेटा चला गया गूगल के पास, एमएनसीज के पास, अब वो उसका मिसयूज भी कर सकती हैं, है ना। तो इलेक्शन के बिहेवियर को बदलने में, है ना, या फिर यहाँ पे कहीं पे कैरी आउट अटैक करना हो कोई किसी प्रकार का, वो कर सकते हैं, है ना। कि जैसे यहाँ पे कोई फोटो डाल दिया कि ये हमारे प्रधानमंत्री का आवास है, इसके बगल में ये है वो है, अब उस डेटा से तो पूरा पता चल जाएगा ना कि हमको कहाँ अटैक करना है नहीं करना है। तो ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये स्टेट एक्टर्स और नॉन स्टेट एक्टर्स किस प्रकार से इंटरनल सिक्योरिटी के चैलेंज को क्रिएट कर रहे हैं, किस तरीके से वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, वो देखेंगे। तीसरा टॉपिक है चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क, रोल ऑफ मीडिया, सोशल नेटवर्किंग साइट्स इन इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस। उसके बाद है बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, मनी लॉन्ड्रिंग एंड इट्स प्रिवेंशन। इसमें बहुत सारे टॉपिक्स इंक्लूडेड है। पहला है चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी थ्रू कम्युनिकेशन नेटवर्क्स। कम्युनिकेशन नेटवर्क्स मतलब जैसे 4G हो गया, 5G हो गया, क्या इनका किसी प्रकार से कम्युनिकेशन नेटवर्क्स का रोल है कि नहीं इंटरनल सिक्योरिटी में, चैलेंज में। दूसरा है रोल ऑफ मीडिया। मीडिया का क्या रोल है इंटरनल सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स को क्रिएट करने में, मीडिया किस प्रकार से भूमिका निभाती है। जैसे कोविड-19 वाला याद है तुम लोगों को, एक पर्टिकुलर ग्रुप को, मुस्लिम कम्युनिटी को बहुत ज्यादा टारगेट किया गया कि यही लोग जो हैं वो कोरोना पूरा फैलाए हैं पूरे देश में, है ना। तो ये क्या है, एक प्रकार से मीडिया ने ही इसको क्या किया, इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज क्रिएट किया। क्योंकि जब किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को आप टारगेट करेंगे तो उसको लगेगा कि यह देश हमारा नहीं है, तो वो लोग फिर अपने देश के अगेंस्ट में कुछ बातें बोलेंगे और आपस में लड़ाइयां होती रहेंगी, फिर इसी से कम्युनलिज्म होगा, लड़ाई झगड़ा होगा। तो ये इंटरनल सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है कि नहीं है। तीसरा है सोशल नेटवर्किंग साइट्स। सोशल नेटवर्किंग साइट्स में क्या क्या आ जाएंगे, सोशल नेटवर्किंग साइट्स कौन कौन सी हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, कुछ भी, है ना। इन सब से कैसे इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हो सकती है, मिस इंफॉर्मेशन, प्रोपेगेंडा, है ना, या फिर रेडिकलाइजेशन, रेडिकलाइजेशन हो गया, ठीक है, या फिर प्रोपेगेंडा हो गया, या फिर मिस इंफॉर्मेशन, या जिसको हम लोग फेक न्यूज कहते हैं, ठीक, ये सारी चीजें। अब जैसे कोई भी मोदी जी का वीडियो है ना, उसको फैब्रिकेट करके कुछ गलत इंफॉर्मेशन दे दिया, डीप फेक जो बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो इन सब की वजह से क्या होगा, समाज में इंटरनल सिक्योरिटी प्रॉब्लम हो गई, है ना। अचानक से सपोज करो मोदी जी का वीडियो आया और बोल दिया कि 1200 के नोट सारे डिमोनेटाइज्ड हो जाएंगे, फिर से सभी लोग क्या हो गए, लाइन में लग जाएंगे, भगदड़ मच जाएगी, है ना, प्रॉब्लमेटिक हो सकता है कुछ भी। तो ये सब कारणों से प्रोपेगेंडा हो सकता है, किसी भी खास कम्युनिटी को लेकर के बहुत ज्यादा टारगेट किया जा सकता है ना, या फिर किसी भी देश की आर्मी के अगेंस्ट में, जैसे ISIS है, इसने अपने रिक्रूटमेंट जो किया, ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसने लोगों को कैसे प्रोपेगेंडा फैलाया अपना, इसने बहुत सारे सोशल नेटवर्किंग साइट्स की मदद से, है ना, लोगों को अपने तरफ अट्रैक्ट किया। तो तुम लोग हाँ वीडियोस के थ्रू जो भी है, केरला से, साउथ के स्टेट से बहुत सारे लोग वहां पे ज्वाइन भी किए, है ना। बहुत सारे मुस्लिम कम्युनिटी को रेडिकलाइज किया जाता है, जैसे जम्मू कश्मीर में, है ना, रेडिकलाइज किया जाता है कि आप उसके अगेंस्ट में काम करो। तो इन सब का क्या रोल है, ये सब हम लोग देखेंगे, ठीक है। और इनका क्या चैलेंज है, किस प्रकार से टैकल किया जा रहा है, क्या पॉलिसीज अपनाई जा रही हैं, क्या प्रोसीजर है, सारी चीजें। फिर है बेसिक्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी मतलब, साइबर सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, सुने हो कि नहीं। साइबर क्राइम है, तो साइबर सिक्योरिटी मतलब जो भी टेक्नोलॉजी से थोड़ा बहुत लिंकेजेस है, ठीक है, उसको हम लोग इसमें कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। AI वगैरह हो गया, या फिर जैसे अपना मोबाइल हम लोग यूज करते हैं, जैसे साइबर क्राइम्स क्या होते हैं, जो मोबाइल से पैसे किसी तरीके से निकाल लिए, आपका डेबिट कार्ड से निकल गया, ठीक है। तो ये सब चीजें, जैसे हम लोग कोई भी इंटरफेस सपोज ओपन करते हैं, कोई भी फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, मान के चलो JPSC या BPSC या UPSC का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, तो हम लोगों ने क्लिक किया,
जहां पेमेंट इंटरफेस रहता है, जहां पे हम लोग पेमेंट करने वाले होते हैं, वहीं पे सपोज कोई दूसरा पेमेंट इंटरफेस कोई खोल दिया, हम लोगों को पता नहीं चल पाएगा, उसी प्रकार से रहेगा। तो हमें लगेगा कि हम यूपीएससी को पेमेंट कर रहे हैं और चला जाएगा कहीं और। ठीक है, तो इस प्रकार के क्राइम्स, तो साइबर सिक्योरिटी कैसे हो सकता है। दूसरा, आप लोगों ने एक वर्ड सुना है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये टर्म सुना है? नहीं, हम लोगों ने पहले भी इसको देखा होगा ईयर में। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब क्या होता है? इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कुछ भी, एजुकेशन, हॉस्पिटल, रोड्स, ये क्लासरूम, डेस्क, टेबल, कुछ भी हो सकता है, हर एक इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा। लेकिन क्रिटिकल मतलब जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आ जाएंगे, जैसे न्यूक्लियर पावर प्लांट, ठीक है, जैसे पावर ग्रिड, जहां से इलेक्ट्रिसिटी आती है पूरा, सपोज करो उस पर कोई अटैक कर दिया, या फिर न्यूक्लियर पावर स्टेशन में जाकर के कोई हैक कर लिया, या फिर कोई डिफेंस हेडक्वार्टर में कोई डेटा है ना, उसको कर लिया, कोई रॉ एजेंसी है हमारी, वहां के जो एजेंट्स हैं रॉ के, उनके बारे में इंफॉर्मेशन हैक कर लिया, तो कितनी बड़ी मतलब खतरा हो सकता है पूरे देश के लिए, है ना। तो ये सारी चीजें आ जाएंगी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में। ठीक है, तो इस पे साइबर सिक्योरिटी का बहुत ज्यादा खतरा रहता है। जैसे तुम लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, मैंने एग्जाम्पल में भी बताया होगा, कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, सुना है इसके बारे में? कहां पे है, कौन से स्टेट में है? तमिलनाडु में। ठीक है, हम लोगों ने किया था ना, अलग अलग जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है कहां पे है। ठीक है, हाँ, तो कुदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट में एक बहुत बड़ा साइबर अटैक हुआ था। ठीक है, तो वहां पे सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई थी, जो वहां का डेटा है वो सारा हैक हो गया था। फिर गवर्नमेंट ने बहुत प्रकार की चीजें की उसको सिक्योर करने के लिए। तो ये एक एग्जाम्पल है कि साइबर सिक्योरिटी की वजह से यदि हमारा साइबर सिक्योर नहीं है तो बहुत ज्यादा जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट डेटा है वो लीक हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सिक्योरिटी चैलेंज है हमारा। तीसरा है मनी लॉन्ड्रिंग एंड इट्स प्रिवेंशन। मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब क्या होता है? ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में, ब्लैक मनी क्या होता है? तो देखो, मनी लॉन्ड्रिंग मतलब मनी को धोना, लॉन्ड्रिंग मतलब क्या होता है, जैसे कपड़े हम लोग साफ करते हैं, है ना, तो मनी को साफ करते हैं, है ना, मतलब ब्लैक को व्हाइट में कन्वर्ट करते हैं। तो उसके क्या तरीके हैं, कैसे करते हैं, उनके अगेंस्ट में किस प्रकार से काम हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। अब ब्लैक मनी जो होता है वो दो तरीके से कमाए जा सकते हैं या क्रिएट किए जा सकते हैं, लीगल तरीके से भी और इलीगल तरीके से भी। इलीगल तरीके से मतलब ट्रैफिकिंग होता है, ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, कोई क्राइम हो गया उसकी वजह से हो सकता है। और लीगल मतलब पैसा, सपोज आप रेस्टोरेंट खोले, उससे आप 1 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किए, लेकिन आप 1 करोड़ पर रेवेन्यू पे आप टैक्स नहीं दे रहे हो। आप बोलोगे कि नहीं हम लोग 1 करोड़ नहीं, हम लोग 50 लाख ही कमाए हैं, अब उस पर आप टैक्स दोगे, तो आप जो अर्निंग कर रहे हो वो आप छिपा लेते हो, है ना, और क्योंकि टैक्स नहीं देना पड़े इसकी वजह से। तो ये लीगल तरीके से पैसा कमाया है, लेकिन जो गवर्नमेंट का शेयर है, जो टैक्स है, वो आप नहीं दे रहे हो, तो ये भी क्या हो जाएगा, ब्लैक मनी हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब भी हम लोगों को देखना है इसमें। फिर है देखो सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड देयर मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरियाज। ठीक है, तो बॉर्डर एरियाज में किस प्रकार से सिक्योरिटी चैलेंजेस क्रिएट हो रहे हैं और उसका कैसे मैनेजमेंट किया जाना है। बॉर्डर एरियाज मतलब जैसे पाकिस्तान का बॉर्डर, बांग्लादेश का बॉर्डर, चाइना का बॉर्डर, यहां पे किस प्रकार से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। जैसे तुम लोग नॉर्थ ईस्ट का मैप देखोगे, पूरा अरुणाचल हो गया, आसाम हो गया, नागालैंड हो गया, मेघालय हो गया, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो बाहर के देश हैं वो आर्म्स ट्रैफिक करते हैं, ह्यूमन की ट्रैफिकिंग होती है ना, ड्रग की ट्रैफिकिंग होती है। जैसे इधर कौन सा ड्रग कार्टेल है और इधर कौन सा कार्टेल है, गोल्डन क्रीसेंट। ठीक है,
इसको हम लोग गोल्डन क्रीसेंट बोलते हैं, जिसमें कौन कौन सी कंट्रीज हैं? अफगानिस्तान और इधर गोल्डन ट्रायंगल बोलते हैं कौन कौन से? म्यांमार, लाओस और थाईलैंड, ये 3 कंट्रीज। ठीक, तो बॉर्डर एरियाज की वजह से क्या होता है? ड्रग की ट्रैफिकिंग होती है। तो ये सब बॉर्डर के आसपास के जो चैलेंजेस हैं, ठीक है, ये सब देखेंगे कि किस प्रकार से चीजें हो रही है। तीसरा है लिंकेजेस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम विथ टेररिज्म। ठीक है, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम मतलब प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर एक स्ट्रक्चर होगा उसका, किस प्रकार से कौन सा काम कौन करेगा, है ना। जैसे मान के चलो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में क्या आ जाएगा? जैसे एक समझने के लिए बस ऐसे बता रहा हूं, एक जो होता है इंसर्जेंसी, ठीक है, और एक होता है नक्सलिज्म, और एक होता है टेररिज्म। आतंकवाद, नक्सलवाद और इंसर्जेंसी 3 टर्म है। तीनों लगभग लगभग सिमिलर लगेंगे, क्योंकि तीनों में वायलेंस का सहारा लिया जाता है। ठीक है, नक्सल टेररिज्म तो खैर दूसरे देश के द्वारा किया जा सकता है, ठीक है, वो अलग चीज है। हाँ, नक्सलिज्म और इंसर्जेंसी की बात करते हैं। नक्सलिज्म में देखोगे तो जो अटैक्स कैरी आउट होते हैं वो कैसे होते हैं? गोरिल्ला वॉरफेयर का नाम सुना है? छिपेंगे, मारेंगे, फिर छिप जाएंगे। ठीक है, तो ये होता है गोरिल्ला वॉरफेयर, नक्सलिज्म जो अपनाती है। इंसर्जेंसी मतलब लगातार अटैक्स कैरी आउट होते रहते हैं। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं, जैसे नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में देखोगे तो वहां इंसर्जेंसी ज्यादा है, नक्सलिज्म हम लोग वहां नहीं कहते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पे लगातार लड़ाइयां होती रहती हैं। नक्सलिज्म में क्या होगा? प्रॉपर प्लानिंग होगी, ठीक है, कि कहां पे हम लोग को अटैक कैरी आउट करना है। जैसे किसी कहीं पे बॉम्ब ब्लास्ट करना है रेलवे ट्रैक को, तो उसकी पूरी प्लानिंग होगी। और जैसे सपोज पुलिस जा रहा है जंगल में खोजने की कहां है नक्सलिज्म, है ना, उसके अगेंस्ट में ऑपरेशन करने, तो उधर से यदि दिख गए नक्सल्स तो डायरेक्ट अटैक कैरी आउट कर देंगे। लेकिन तो वही है, यहाँ पे रेगुलर नहीं है, यहाँ पे रेगुलर है। ठीक है, दूसरी बात, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की बात करें तो कोई ऐसा क्राइम जो पूरा ऑर्गेनाइज्ड तरीके से हो। जैसे ड्रग का जो ट्रैफिकिंग होता है वो पूरा ऑर्गेनाइज्ड है। जो ड्रग कार्टेल बनता है, किस प्रकार से वहां से इधर आएगा, उसके बाद कहां जाएगा, कैसे होगा, नहीं होगा, है ना, तो ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। और इसका टेररिज्म के साथ कैसे लिंक है, ये सब इसमें देखना है इस टॉपिक में। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस एंड एजेंसीज एंड देयर मैंडेट। ठीक है, अलग अलग सिक्योरिटी फोर्सेस हैं हमारे कंट्री में। ठीक है, जानते हो तुम लोग कौन कौन से? बीएसएफ, सीआरपीएफ, और क्या क्या जानते हो? असम राइफल्स, और कौन कौन से हैं सिक्योरिटी फोर्सेस में? और क्या क्या चीजें आएंगी, क्या समझ में आता है और बताओ? आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, और हाँ, और क्या आएगा बताओ? कोस्टल गार्ड्स, और इतना ही याद आ रहा है? सीएपीएफ, और क्या क्या आ सकता है? हम लोग जो अभी तक हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है इन जनरल, ठीक है, सिक्योरिटी फोर्सेस को लेकर के वो बहुत रॉ है, मतलब बहुत कम लिमिटेड है जानकारी हमारे पास। ठीक है, इसीलिए हम लोगों को ये टॉपिक पढ़ना है, क्योंकि यूपीएससी में बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एक सिक्योरिटी फोर्सेस का किस प्रकार से कोऑर्डिनेशन होता है, किस प्रकार से ऑपरेशंस किए जाते हैं, इसीलिए इसको इंक्लूड किया है। ठीक है, तो बहुत सारे सिक्योरिटी फोर्सेस है जिसके बारे में आप लोगों ने सुना भी नहीं होगा अभी तक। ठीक है, वो सब हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। तो बेसिकली सिक्योरिटी फोर्सेस एजेंसीज को 6 कैटेगरीज में हम लोग डिवाइड करेंगे, आगे हम लोग देखेंगे, जिसमें सीएपीएफ जो है ना, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, इसी के अंतर्गत अधिकतर चीजें आ जाएंगी। क्यों इसका क्रिएशन हुआ, किसका मैंडेट क्या है,
इसको क्यों बनाया गया, ठीक है, तो ये सब देखेंगे। फिर होता है आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है, वो सब चीजें आ जाएंगी। फिर इंटेलिजेंस एजेंसीज हो गया, उसके बारे में जानेंगे, अलग अलग होता है, तो वो सब हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स हैं जो आपके इंटरनल सिक्योरिटी के टॉपिक्स में सारी चीजें मेंशन्ड है, ठीक है। समझ में आया कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ेंगे, क्या करना है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा पीवाईक्यू देखते हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही आइडिया लग पाएगा कि हम लोगों को कितना पढ़ना है, ठीक है, और किस प्रकार से पढ़ना है। पहला टॉपिक देखो, मनी लॉन्ड्रिंग एंड इट्स प्रिवेंशन, जो हम लोगों ने देखा सिलेबस का पॉइंट, वहां से क्या सवाल बने हैं प्रीवियस ईयर में। देखो पहला है डिस्कस हाउ इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज एंड ग्लोबलाइजेशन कंट्रीब्यूट टू मनी लॉन्ड्रिंग। पहला पार्ट है कि किस प्रकार से जो टेक्नोलॉजीज इमर्ज हो रही हैं, ठीक है, और जो ग्लोबलाइजेशन है उसकी वजह से मनी लॉन्ड्रिंग की प्रॉब्लम कैसे क्रिएट हो रही है, ठीक है, पहला प्रॉब्लम। दूसरा, एलैबोरेट मेजर्स टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग बोथ एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। 2021 में सवाल पूछा गया, ठीक है। तो मनी लॉन्ड्रिंग की प्रॉब्लम किस प्रकार से इमर्जिंग टेक्नोलॉजी और ग्लोबलाइजेशन की वजह से हो रही है ना, और उसको किस प्रकार से टैकल किया जा सकता है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। तो ये सारी चीजें कीवर्ड्स हैं, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी और ग्लोबलाइजेशन और मेजर्स, नेशनल लेवल पे भी और इंटरनेशनल लेवल पे। तो ये सारे वर्ड्स को आपको मेंशन करना पड़ेगा जब आप आंसर लिखोगे। कोई भी पॉइंट आप छोड़ देते हो तो आपका नंबर कटना स्टार्ट हो जाता है, और रैंक जो डिसाइड होता है वो एक एक दो दो नंबर यदि सभी में कटते चले जाएंगे, 40 नंबर से आप लिस्ट से बाहर हो सकते हो या फिर अंदर हो सकते हो, ठीक है। तो बहुत जरूरी है हमें कीवर्ड समझने की। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा क्वेश्चन देखें और तुरंत लिखना स्टार्ट कर दिया, नहीं, पहले कीवर्ड्स देखो कि क्या पूछा गया। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी और ग्लोबलाइजेशन दोनों का डायमेंशन ऐड करना पड़ेगा, जिसकी वजह से मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है, ठीक है। और फिर सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में हम लोगों को आंसर करना पड़ेगा कि किस प्रकार से टैकल किया जा रहा है उसको, नेशनल लेवल पे कौन सी पॉलिसीज इनिशिएटिव्स ली गई हैं और इंटरनेशनल लेवल पे, ठीक है। ये क्वेश्चन मनी लॉन्ड्रिंग से था। दूसरा क्वेश्चन भी इसी पे देखो, गिव आउट द मेजर सोर्सेस ऑफ टेरर फंडिंग इन इंडिया एंड द एफर्ट्स बीइंग मेड टू कर्टेल these sources. In the light of this, also discuss the aim and objective of the No Money for Terror conference recently held in New Delhi. ठीक है, तो दूसरा पॉइंट यहां पे समझ में आया कि करंट अफेयर्स को जरूर से जरूर याद रखना है, ठीक है। जो मैगजीन्स हम लोग पढ़ेंगे, है ना, मंथली मैगजीन्स वगैरह पढ़ते होंगे, उसमें जो करंट अफेयर सिक्योरिटी इश्यूज से रहेगा उसको अलग से नोट्स बना लेना है जब हम लोग इसको पढ़ लेंगे उसी के साथ साथ, ठीक है। तो उसमें क्या लिंकेजेस करना है, देखो पूछा गया है टेरर फंडिंग के अलग अलग सोर्सेस के बारे में बताइए, ठीक है, जो भारत में हो रहे हैं और उसके अगेंस्ट में कौन से एफर्ट्स लिए जा रहे हैं उसको रोकने के लिए। टेरर फंडिंग मतलब आतंकवाद को कैरी आउट करने के लिए, उसको बढ़ावा देने के लिए जो पैसे की लेन देन होती है, फंडिंग की जाती है। जैसे जम्मू कश्मीर में अभी तक हमारे 75 से 80 वर्ष हो चुके हैं आजादी के, लेकिन अभी भी क्या है, जम्मू कश्मीर में आपको आतंकवाद देखने को मिलेगा। तो ये कैसे हो पा रहा है? अभी देखा हम लोगों ने पहलगाम जो अटैक हुआ, उस पर टेररिस्ट आए, मार के चले गए, फिर पता नहीं वो लोग कहाँ चले गए। क्या हम लोगों ने उनको ढूंढ के मार पाया? अभी तक उनकी हत्या नहीं हो पाई है, उनको नहीं हम लोगों ने पकड़ पाया है। तो बहुत बड़ा फेलियर है ना। तो ये भी इंटरनल सिक्योरिटी का एक चैलेंज है। जो टेररिज्म की घटना हुई, इसमें क्या लगता है कि ऐसे हो गया, वो कहाँ रहा होगा, कहाँ खाया होगा, है ना। तो सारी जो फंडिंग है वो किस प्रकार से होती है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन से फंडिंग होती है, तो ये सब चीजें हम लोग जब टेररिज्म पढ़ेंगे तो वहां पे देखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, और इसी के पर्सपेक्टिव में हमें ये डिस्कस करना था। नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस हुआ था न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो ये सारे जो कीवर्ड्स हैं उसको याद रखने की आवश्यकता है, ठीक है। तो मनी लॉन्ड्रिंग से ये सवाल पूछा गया, टेरर फंडिंग से भी। और ये देखो सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड देयर मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरियाज, ये जो टॉपिक था इससे कैसे सवाल बने। तो पहला क्वेश्चन देखो, क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ इंसर्जेंट्स इज ओनली वन ऑफ द सेवरल सिक्योरिटी चैलेंजेस फेसिंग द पॉलिसिंग ऑफ बॉर्डर इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया।
एग्जामिन द वेरियस चैलेंजेस करेंटली एग्जामिनेटिंग अक्रॉस द इंडियन म्यांमार बॉर्डर, ऑल्सो डिस्कस द स्टेप्स टू काउंटर द चैलेंजेस। इतना लंबा क्वेश्चन और ये आपको 10 या 15 मार्क्स देंगे। 250 वर्ड्स ज्यादा से ज्यादा आपको लिखने हैं, 250 या 150 या 200 वर्ड्स, ठीक है। तो उसी में से सारी चीजों को कैसे आप लोग कॉम्प्रिहेंड करके लिखते हैं, ये बड़ा चैलेंज है। और ये आंसर प्रैक्टिस जब आप लोग करेंगे तभी हो पाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट ऑफ इंसर्जेंट, ये एकमात्र सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में फेस कर रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, ठीक है, लेकिन जो इंसर्जेंट हैं, जो इंसर्जेंसी वहां पे कैरी आउट करते हैं, यहां पे लड़ाई किए और फिर बॉर्डर एरिया में भाग गए, क्योंकि जंगल है। इंडिया और म्यांमार का जो बॉर्डर है, ठीक है, यहां पे पूरा जंगल है पूरा, ठीक है। तो यहां पे लड़ाई किया, आर्मी लोगों को मारा, फिर यहां से तुरंत भाग गया बॉर्डर के उस पार, ठीक है। तो आर्मी तो उधर नहीं जा सकती ना, तो ये उनका फायदा हो जाता है। तो ये एक प्रॉब्लम है नॉर्थ ईस्ट में, और भी बहुत सारे हैं, तो उसको लिखना है। तो कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो कि इंडिया म्यांमार बॉर्डर पे क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है। तो इंसर्जेंसी वाला हो गया, ड्रग ट्रैफिकिंग वाला लिख सकते हो, जो गोल्डन ट्रायंगल से जो ड्रग ट्रैफिकिंग होती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है ना, जो नक्सलिज्म को आर्म्स, इक्विपमेंट्स, मनी प्रोवाइड किए जाते हैं, ये सब चीजें हो जाएंगी। तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें, और क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं इनको खत्म करने के लिए, ये सब भी इसमें डिस्कस करना होगा, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। दूसरा है, फॉर इफेक्टिव बॉर्डर एरिया मैनेजमेंट डिस्कस द स्टेप्स required to taken to deny local support to militants and also suggest ways to manage favorable perception among the locals, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बॉर्डर एरिया मैनेजमेंट है उसको यदि अच्छे से मैनेज करना है उस बॉर्डर एरिया को, तो हमें कौन कौन से स्टेप्स हैं जो लेने पड़ेंगे, ताकि जो लोकल सपोर्ट्स जो मिलिटेंट्स को दिए जा रहे हैं, ठीक है, उनको ना दे करके मतलब उसको किस प्रकार से टैकल किया जाए, और जो परसेप्शन लोकल्स में बन रहा है उनके लिए, उनके फेवर में, उसके अगेंस्ट में कैसे काम करेंगे। जैसे जम्मू कश्मीर के बॉर्डर पे देखोगे, वहां पे जो पाकिस्तान से लगता है, वहां के अधिकतर लोग पाकिस्तान को पसंद करते हैं। जम्मू कश्मीर में जो लोग हैं वो लोग जय हिंद नहीं बोलेंगे, ठीक है, या भारत माता की जय या नहीं भी बोले, खैर, लेकिन इंडिया के लिए वो सिंपैथी नहीं है उनके अंदर। वो लोग पाकिस्तान को इंटरनली सपोर्ट करते हैं। तभी तो जो टेररिज्म के घटनाएं होती हैं तभी तो पॉसिबल है ना, वरना क्यों पॉसिबल हो पाती। जो हम लोगों ने टेररिज्म के बारे में तुम लोगों को बताया था, मैंने फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन और ये सारी चीजें एक बार बताया था, याद है? नहीं, वहां पे जैसे प्रॉक्सी ग्रुप बताया था, जब टेररिज्म पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे। फिर होता है फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन, इसमें भी बहुत तरह के होते हैं। फिर ओवरग्राउंड वर्कर्स, ठीक है, देखो इसमें बहुत सारी चीजें हैं। जब भी टेररिज्म की घटना होती है, ठीक है, तो इंडिया में प्रॉक्सी ग्रुप पहले वहां बनता है पाकिस्तान में, फिर इंडिया में बनाता है, फिर फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन बनता है, फिर ओवरग्राउंड वर्कर्स होता है। जो ओवरग्राउंड वर्कर्स होता है ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है जो टेररिस्ट है उनको, जैसे रहने का, खाने पीने का, पैसा देने का काम इसका होता है ओवरग्राउंड वर्कर, और इसी की मदद से टेररिस्ट अटैक करते हैं। फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, वो लोगों को ओवरग्राउंड वर्कर्स बनाता है। जैसे मुस्लिम कम्युनिटी हो गई, वो प्रताड़ित हैं, ठीक है, तो उनको रेडिकलाइज किया जाएगा। जब पॉलिसीज उनके अगेंस्ट में बनेंगी, ठीक है, जैसे ट्रिपल तलाक हो गया, ठीक है, हिजाब का मुद्दा हो गया, या फिर कहीं पे उनको मॉब लिंचिंग हो गई, तो मुस्लिम में एक भावना होती है ना कि जो सरकार है वो हमारे अगेंस्ट में काम कर रही है, तो इसको रेडिकलाइज किया जाएगा पाकिस्तान की जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके द्वारा, कि नहीं ये सरकार निकम्मी है, ये हिंदू हैं इसलिए ऐसे करते हैं, या अलग अलग प्रकार से रेडिकलाइज किया जाएगा, प्रोपेगेंडा फैलाया जाएगा। तो उनमें से कुछ लोग होंगे जो उनको लगेगा नहीं सही बात है, ये हमारा देश नहीं है, यहाँ अल्लाह का ये सब वो सब जो भी मतलब बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उसकी वजह से फिर क्या होता है, अटैक कैरी आउट होता है, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सब खैर देखेंगे चैलेंजेस। तो लोकल सपोर्ट को कैसे एंड किया जा सकता है, क्या चैलेंजेस उठा सकते, कैसे चैलेंज है वो सब है, ये सवाल है।
फिर देखो मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस इंडिया में कौन कौन सी हैं, ठीक है। डिस्कस दी ऑर्गेनाइजेशन टेक्निकल एंड इनिशिएटिव, मैरीटाइम सिक्योरिटी कैसे हम लोग बढ़ा सकते हैं उसके लिए है। देखो वीनिंग ऑफ हार्ट एंड माइंड इन टेररिज्म अफेक्टेड एरिया इज एन एसेंशियल स्टेप। तो टेररिज्म पे ही है कि हार्ट और माइंड मतलब दिलों और दिमाग दोनों को जीतना है, ठीक है। मतलब लोगों को अपने पाले में लाना है, जो लोकल सपोर्ट है उसको एंड करना है, तो वही से रिलेटेड है ये, ठीक है। तो ये सब चीजें जम्मू कश्मीर के पर्सपेक्टिव में क्वेश्चन पूछा गया। फिर देखो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, जो हम लोग टेक्नोलॉजी देखे तो टेक्नोलॉजी को सिक्योरिटी से यहाँ पे लिंक करके सवाल बनाया गया है, ठीक है। जो यूएवीज होते हैं अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, जो ड्रोन्स हो गए है ना, जो डायरेक्ट वहां पे भेजे जाते हैं by our adversaries across the border to ferry arms, ammunition, drugs is a serious threat to internal security। लोग नहीं अब पहुंचा रहे हैं, अब क्या करते हैं ड्रोन में बांध देते हैं, उसको डायरेक्ट बॉर्डर एरियाज पे ट्रांसफर कर दिया जाता है। तो एक सिक्योरिटी चैलेंज है, इसके लिए क्या किया जा रहा है ये सवाल है, ठीक है। समझ में आ रहा है कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं। हम लोग जो टॉपिक सिलेबस के देखें पूरा वहीं से पूछा जा रहा है, ठीक है। फिर देखो एक है लिंकेजेस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम विद टेररिज्म, जो लास्ट वाला टॉपिक था उससे देखो कैसे सवाल पूछे गए हैं। एनालाइज द कॉम्प्लेक्सिटी एंड इंटेंसिटी ऑफ टेररिज्म, इट्स कॉजेज, लिंकेजेस एंड ऑब्नेक्शियस नेक्सस, ऑल्सो सजेस्ट मेजर्स रिक्वायर्ड टू बी टेकन टू इरेडिकेट द मेनेंस ऑफ टेररिज्म, ठीक है। तो ये भी टेररिज्म को लेकर के ये कि टेररिज्म की इंटेंसिटी क्या है, उसमें कॉम्प्लेक्सिटीज क्या है, इसके कारण क्या है, लिंकेजेस क्या है और किस प्रकार से नेक्सस है। तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का और टेररिज्म का इसमें लिंकेजेस को दिखाना पड़ेगा, ठीक है, और किस प्रकार से मेजर से लिए जा रहे हैं। तो सबसे पहला हमें प्रॉब्लम समझना है, उसके लिए क्या गवर्नमेंट इनिशिएट कर रही है, ठीक है, और क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं इन फ्यूचर। तो ये सारे हर एक टॉपिक के बारे में हम लोगों को डिटेल में इन डेप्थ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर देखो टाइप ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स के अलग अलग टाइप्स कौन कौन से हैं, ठीक है, और क्या लिंकेजेस हैं टेररिस्ट और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के बीच में, ये सब देखना है। अब देखो सिक्योरिटी फोर्सेस वाला जो टॉपिक था वहां से सवाल कैसे बने हैं, ठीक है। ये सब एक आइडिया है, एक ओवरव्यू है कि कैसे हम लोगों को तैयारी करनी है, ठीक है। पीवाईक्यूज आर द बेस्ट सोर्स टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम, कोई भी एग्जाम के लिए पीवाईक्यूज मस्ट है, उसी के आधार पर आइडिया लग सकता है ना। तो ब्लूप्रिंट तो यहीं से तैयार होगा। तो जैसे पहला क्वेश्चन इस पे पूछा गया, देखो इंडियन गवर्नमेंट ने है जो एक तरीके से उसमें अमेंडमेंट लाया था अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट में, ठीक है, एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट में। तो इसमें से क्या क्या चेंजेस गवर्नमेंट ने लाए हैं, ठीक है, उसके बारे में है। और एनआईए एक्ट में इसमें क्या चैलेंजेस है नहीं है। तो एक बताऊं तो जैसे पहले क्या होता था कि जो टेररिस्ट इंडिविजुअल टेररिस्ट हैं उनको हम लोग टेररिस्ट डिक्लेयर नहीं करते थे, हम लोग किसी ऑर्गेनाइजेशन को डिक्लेयर कर देते थे। जैसे बताऊं तो जैसे जैश ए मोहम्मद हो गया, ठीक है, ये एक ग्रुप है तो इसको टेरर ग्रुप डिक्लेयर कर दिया जाता था, ठीक है, कि ये एक टेरर ग्रुप है। तो इसमें जो टेररिस्ट हैं वो क्या करते थे, वो एक दूसरा ग्रुप बना लिए, इसको बैन कर दिया, फिर दूसरा ग्रुप बन लिया, फिर इसको बैन किया, फिर दूसरा ग्रुप बना गया, ठीक है। तो ऐसे ऐसे होता था। अब इसमें जो चेंजेस लाया गया, इसमें क्या हुआ कि एक इंडिविजुअल को भी हम लोग टेररिस्ट डिक्लेयर कर सकते हैं। तो अब जैसे कहां भाग पाएंगे, यहाँ के जो टेररिस्ट हैं इसको हम लोग डिक्लेयर कर दिए, जैसे हाफिज सईद है ना, तो इसको हम लोग डिक्लेयर कर दिए, मसूद अजहर है ना, ये इंडिविजुअल लोग हैं, इनको हम लोगों ने डिक्लेयर कर दिया कि तुम टेररिस्ट हो। अब उसके अगेंस्ट में पूरा हर तरीके का बैन हो जाएगा, है ना, तो चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन में रहे या कहीं भी रहे। तो ये चेंजेस हम लोगों ने इसमें लाया। फिर एनआईए एक्ट में भी हम लोगों ने बहुत सारे चेंजेस लाए। तो ये करंट अफेयर से लिंक्ड था कि किस प्रकार से चेंजेस हो रहे हैं। दूसरा सवाल, एनालाइज इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स अलोंग म्यांमार, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान बॉर्डर्स इंक्लूडिंग एलओसी, ऑल्सो डिस्कस द रोल प्लेड बाय वेरियस सिक्योरिटी फोर्सेस इन दिस रिगार्ड, ठीक है। इसमें सवाल है कि जो इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं और जो ट्रांस बॉर्डर क्राइम्स हो रहे हैं म्यांमार, बांग्लादेश और पाकिस्तान के बॉर्डर एरियाज में, उस कौन कौन से हैं और कौन हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस कैसा रोल निभा रही है उसको रोकने के लिए, ठीक है। तो ये सब सवाल पूछे जा रहे हैं।
ठीक है, इंडिया में कौन कौन से इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं और क्या सेंट्रल इंटेलिजेंस इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज किस प्रकार से काम कर रही है ताकि उन थ्रेट्स को काउंटर किया जा सके। ठीक, तो ये सारे सवाल हैं जो पूछे गए और लास्ट ईयर के सवाल कुछ कुछ यहाँ पे मैंने इंक्लूड कर दिए, वो देख लो फिर आइडिया लग जाएगा। ठीक है, पहला सवाल देखो, एक्सप्लेन हाउ नार्को टेररिज्म हैज इमर्ज्ड एज अ सीरियस थ्रेट अक्रॉस द कंट्री। नार्को टेररिज्म मतलब ड्रग ट्रैफिकिंग वाला ही प्रॉब्लम है, उसी को थोड़ा डिटेल से हम लोगों को पढ़ना है। तो नार्को टेररिज्म या ड्रग की वजह से कैसे हमारे कंट्री में थ्रेट क्रिएट हो रहा है और इसके लिए क्या अगेंस्ट में एक्शंस लिए जा सकते हैं। तो हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें पता होना चाहिए। ठीक है, कौन कौन सी चीजें हो रही हैं। दूसरा, डिस्क्राइब द कॉन्टेक्स्ट एंड सेलिएंट फीचर्स ऑफ द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। देखो ये करंट अफेयर्स में था, है ना, जो प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया, डिजिटल प्रोटेक्शन एक्ट, उसके अगेंस्ट में तो क्या क्या फीचर्स हैं इसके बारे में बताना था। फिर इंडिया हैज अ लॉन्ग एंड ट्रबल बॉर्डर विद चाइना एंड पाकिस्तान fraught with the contentious issues, examine the conflicting issues and security challenges along the border, also give out the development being undertaken in these areas under border area development program, border infrastructure management scheme। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि चाइना पाकिस्तान के बॉर्डर में बहुत सारे सिक्योरिटी इश्यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो इसके कॉन्टेक्स्ट में बताना है कि क्या क्या चैलेंजेस हैं और जो बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम है या इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम है, इससे हम लोग किस प्रकार से टैकल कर रहे हैं। तो जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं, तुम लोगों ने सुना होगा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ठीक है, ये क्या करती है, बॉर्डर एरियाज पे इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करती है, चाहे वो रोड्स बनाना हो या फिर कुछ भी करना हो इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो सारी चीजें बीआरओ करती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जैसे एक तुम लोगों ने रोड का नाम सुना होगा, दौलत बेग ओल्डी रोड, याद है। जब हम लोग चाइना के साथ पढ़ रहे थे रिलेशंस को, तो हम लोगों ने वहां पे देखा था दौलत बेग ओल्डी रोड जो निर्माण हो रहा था, उसी के अगेंस्ट में क्या हुआ था, जो स्टैंड ऑफ हुआ था दोनों देशों के बीच में। ठीक है, क्योंकि बॉर्डर एरियाज पे हम लोग अपना इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, तो चाइना अपोज करता है कि आप यहाँ पे ऐसा मत करो, है ना। तो ये सब चीजें, तो ये सब क्या, ठीक है, तो समझ में आया कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं इससे। यहां देखो अगला सवाल एक पूछा गया, सोशल मीडिया इंक्रिप्टिंग मैसेजिंग सर्विसेज पोज अ सीरियस सिक्योरिटी चैलेंजेस। सोशल मीडिया से क्या क्या चैलेंजेस हो रहे हैं, है ना, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, और क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं ताकि उसको रोका जा सके, और भी कुछ बताओ कि प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है ना। तो वही हो गया, सोशल नेटवर्किंग साइट्स वाला जो टॉपिक था उसी से सवाल बना है। समझ में आया। तो ये पूरा इंटरनल सिक्योरिटी का एक ओवरव्यू हम लोगों ने देखा कि क्या क्या टॉपिक्स हैं सिलेबस के, किस प्रकार से हर एक कीवर्ड्स को हम लोगों को पढ़ना है डिटेल में, और उससे कैसे सवाल पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से मेंस के पर्सपेक्टिव से हमें इनको पढ़ना है। ठीक है, प्री में एक आध क्वेश्चन कभी किसी साल में पूछ लिया जाए वो अलग बात है। ठीक है, बाकी करंट अफेयर से ही प्री में पूछा जाएगा जनरली, और जो भी टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे उसको करंट अफेयर्स में जो भी तुम लोग मैगजीन कहीं भी पढ़ोगे, ठीक है, तो उसको लिंक कर लेना है। जैसे सपोज करो हम लोग पढ़े लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, नक्सलिज्म पढ़ाई किए, ठीक है, तो वो एक बैकग्राउंड, क्या चीजें हो रही हैं नहीं हो रही हैं, सारी चीजें हम लोग पढ़ लिए। अब तुम लोग करंट अफेयर्स में जब पढ़ोगे कि ये घटनाएं नहीं हो रही हैं, इसके अगेंस्ट में ये हो रहा है, तो उसको वहीं पे लिख लो। ठीक है, ताकि वो सारी चीजें तुम्हारे एक ही टॉपिक के अंदर आ जाए। ठीक, समझ में आया। अभी तक कोई सवाल, कुछ एनी डाउट, कुछ पूछना हो तो बताओ। कोई सवाल कुछ पूछना है, कुछ नहीं समझ में आया हो, एनीथिंग। हाँ वो तो आएगा ही, जो हम लोग उस समय पढ़ रहे थे आईआर में, जो अलग अलग कंट्रीज के साथ जो भी डिस्प्यूट्स हैं लेकर के, वो सारी चीजें आएंगी ही। जैसे यदि चाइना के कंपैरिजन में चाइना के साथ सवाल रहा तो हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से उसकी 5 फिंगर पॉलिसी जो है ना, पाम एंड फिंगर पॉलिसी, उस पर अपना कंट्रोल करती है। अरुणाचल प्रदेश में अपना पूरा वो करना चाहता है ना। और जो भी घटनाएं होती हैं
जो फिर सियाचिन ग्लेशियर को पाकिस्तान ने दे दिया है, हम लोगों ने जिस तरीके से ऑपरेशन मेघदूत किया, तो ये सिक्योरिटी फोर्सेस ने ही किया है ना, तो उसको इंक्लूड कर लेंगे। तो जहां पे भी देखो यूपीएससी के सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, जब इसका प्रिपरेशन कर लोगे, चारों पेपर का सभी सिलेबस पढ़ लोगे, तो कहीं से कहीं को लिंक कर लोगे। और सही तरीका यही है, अगर तुम्हें हर एक सिलेबस के पॉइंट्स याद हो कि कौन कौन, जैसे सिक्योरिटी में हम लोगों ने पढ़ा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, सिक्योरिटी फोर्सेस, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, राइट विंग एक्सट्रीमिज्म, साइबर सिक्योरिटी, मनी लॉन्ड्रिंग एंड इट्स प्रिवेंशन, है ना, ये सब चीजें जो है, टेररिज्म, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ये सब चीजें हमें दिमाग में आ गया कि ये सब पॉइंट्स है। अब हम लोग इंटरनल सिक्योरिटी में कोई क्वेश्चन पूछा, अब उसी को लिंक कर देंगे ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से, टेररिज्म से, है ना, एक्सट्रीमिज्म से, तो अपने आप पॉइंट्स बनते चले जाएंगे, है ना। लेकिन एक हमें ओवरव्यू सबसे पहले पता होना चाहिए, इसीलिए कहा जाता है कि सिलेबस को याद रखना है, हर एक पॉइंट्स को, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, समझ में आया। अब हम लोग थोड़ा देखते हैं कि क्या है इंटरनल सिक्योरिटी, अलग अलग चीजें हम लोग स्टार्ट करते हैं लेक्चर, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट, इंटरनल सिक्योरिटी है क्या। पहली बात बताओ, इंटरनल सिक्योरिटी से क्या समझते हो। जब भी सुनते हो इंटरनल सिक्योरिटी, इसका मतलब क्या है, क्या दिमाग में आता है इंटरनल सिक्योरिटी से। ठीक है, और बताओ तुम लोग। इक्वालिटी, हाँ, अच्छा, और बताओ, कुछ तो आ रहा होगा ना माइंड में, बताओ इंटरनल सिक्योरिटी मतलब क्या। कुछ भी बताओ, क्या समझ में आ रहा है, कोई पॉइंट बताओ। बताओ, देखो हमेशा बोलना सीखो, कभी भी कुछ भी होगा, कोई भी पॉइंट गलत हो या सही हो, जब स्पीक करोगे ना कॉन्फिडेंस आएगा, है ना। कोई भी सवाल हो, कभी भी पूछने में हिचकिचाओ मत, कभी भी कुछ भी पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब भी कोई भी वर्ड समझो तो उसको ब्रेक कर दो, ठीक है। जैसे इंटरनल सिक्योरिटी, तो दो चीजें हैं, दो वर्ड है, सिक्योरिटी और इंटरनल सिक्योरिटी। अब सिक्योरिटी की बात पहले करते हैं। सिक्योरिटी मतलब क्या हुआ, सुरक्षा। सुरक्षा एक कंटेस्टेड कॉन्सेप्ट है, मतलब क्या है, मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट। सिक्योरिटी किस चीज से और क्या चीज की सिक्योरिटी हो सकता है, हम अपना मोबाइल का सिक्योर कर रहे हो, अपना डेटा का सिक्योर कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है। किससे सिक्योर करना है, मान के चलो तुम लोगों से हमको मोबाइल बचाना है, तो हम कैसे करेंगे। तो सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा किसी भी चीज की, चाहे वो कोई वस्तु हो, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कोई भी क्रिटिकल डेटा हो, है ना, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन हो, कुछ भी हो सकता है। अब जब सिक्योरिटी की बात करेंगे तो थ्रेट्स की बात करते हैं पहले। कोई जो थ्रेट्स होगा उसी से हमें सिक्योरिटी लेना है। जब कोई क्राइम होगा तभी ना हम एक्शन लेंगे। तो थ्रेट्स दो प्रकार के हो सकते हैं, एक एक्सटर्नल थ्रेट और एक इंटरनल थ्रेट। एक्सटर्नल थ्रेट मतलब क्या हुआ, जो बाहरी खतरा है, बाहरी देशों से हमें खतरा है, ठीक है, उसके बारे में। और जो इंटरनल थ्रेट, जो देश के भीतर चीजें हो रही हैं, ठीक है। तो यहां पे इंटरनल सिक्योरिटी की बात जब हम लोग करेंगे तो दो प्रकार की सिक्योरिटी होगी। एक्सटर्नल थ्रेट को निपटने के लिए एक्सटर्नल सिक्योरिटी होगी, ठीक है, और जो इंटरनल थ्रेट है उसको निपटने के लिए इंटरनल सिक्योरिटी का कंसेप्ट आएगा। तो देश के भीतर, ठीक है, कोई भी देश है, हमारा देश, तो इसके अंदर जो भी सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो सिक्योरिटी थ्रेट है, उसको किस प्रकार से हम लोगों को मैनेज करना है, ठीक है, वही इंटरनल सिक्योरिटी हो जाएगा। तो इंटरनल सिक्योरिटी का बेसिक डेफिनेशन देखो यहां पे है, क्या है, इंटरनल सिक्योरिटी रेफर्स टू द मेजर्स एंड एक्शंस टेकन बाय अ गवर्नमेंट और अ नेशन टू सेफगार्ड इट्स टेरिटरी, सिटीजन्स, institutions and resources from threats, risks and challenges
दैट ओरिजिनेट विद इन इट्स बॉर्डर्स। ठीक है, तो भारत के अंतर्गत ही वो सारे एक्शंस या मेजर्स जो लिए जाते हैं ताकि हम अपनी टेरिटरी को बचा सकें, अपने सिटीजन्स को बचा सकें, अपने इंस्टीट्यूशंस को बचा सकें, या फिर रिसोर्सेज को बचा सकें। किससे? अलग अलग थ्रेट से, अलग अलग रिस्क से, ठीक है, और चैलेंजेस से, जो हमारे देश के भीतर ही ओरिजिनेट होती है। समझ में आया? जैसे नक्सलिज्म है, हमारे देश में ही ओरिजिनेट हुआ, तो उसके अगेंस्ट में हम लोग किस प्रकार से उसको काउंटर करेंगे। ठीक है, दूसरा, जैसे कभी कभी सुनते होंगे कि हमारे देश में एक अलग देश का निर्माण की बात होती है। ग्रेटर नागालैंड सुना है तुम लोगों ने? ग्रेटर नागालैंड, नागालैंड वाले जो हैं वो लोग एक अलग देश की मांग करते हैं, है ना? तो उसको करते हैं, वो लोग कहते हैं कि ग्रेटर नागालैंड या खालिस्तान हो गया। ठीक है, तो ये सारे, तो क्या ये हमारे देश के लिए सही है? नहीं है। अखंडता जो हमारी है, जो यूनिटी है ना, वो टूट जाएगी। तो हम लोग इसको इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज मानेंगे, क्योंकि ये यही इसी बॉर्डर के अंतर्गत ही ओरिजिनेट हो रही है। ऐसा नहीं कि बाहर देश वाले सपोर्ट तो कर ही रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यहीं से ओरिजिनेट हो रही है। ठीक है, तो ये बेसिक डेफिनेशन याद रखना है। क्लियर है? अब देखो, इंटरनल सिक्योरिटी में कुछ कुछ कंपोनेंट्स जो हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला देखो, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। ठीक है, मतलब जो हमारे देश की जो टेरिटरी है उसको किस प्रकार से अखंड रखना है, अक्षुण्ण रखना है, उसको किसी प्रकार से डिस्टरबेंस ना हो। तो मेंटेनिंग सोवरेनिटी ओवर द कंट्रीज ज्योग्राफिकल एरिया। सोवरेनिटी मतलब क्या होता है? किसी बाहरी देश का प्रतिनिधि नहीं होगा, वो अपने इंटरनल और एक्सटर्नल मुद्दों पे खुद हिस्से लेंगे। ठीक है, तो संप्रभुता जिसको हिंदी में कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है? नॉन इंटरफेरेंस। तो चाहे वो विद इन बॉर्डर्स हो या आउटसाइड बॉर्डर्स, अधिक किसी देश को कोई भी डिसीजन लेना है, एक्शन लेना, तो वो खुद से ले सकता है, वो आजाद है। तो उसी को कहते हैं सोवरेनिटी। तो हमारे कंट्री के अंदर हमारे के पास क्या है? सोवरेनिटी है, तो हम लोग कुछ भी डिसीजन ले सकते हैं। इसी को कहते हैं टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। तो इसको, ये एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। ठीक है, दूसरा है पीस एंड पब्लिक ऑर्डर, मतलब प्रिवेंटिंग कम्युनल, कास्ट एंड रीजनल वायलेंस। हमारा यहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है इंडिया में, अलग अलग रिलीजन के लोग हैं, कास्ट के लोग हैं, रेस के लोग हैं। ठीक है, तो किस प्रकार से हम लोग कम्युनल, कास्ट और जो रीजनल वायलेंस होता है इसको रोकना है। रीजनल वायलेंस का मतलब क्यों होता है? वो नहीं होगा इसमें। यहाँ पे बात हो रही है रीजनलिज्म की, क्षेत्रवाद जिसको कहते हैं। जैसे तुम लोगों ने सुना होगा कि बिहार के लोग जब तमिलनाडु में जाते हैं तो वहां पे उन पे अटैक होता है कि तुम लोग बिहारी हो, यहाँ क्यों आ रहे हो, या फिर यहाँ का लैंग्वेज सीखो। समझ में आ रहा है कि तुम लोग हमारी नौकरियां खा रहे हो, ऐसे होता है ना। तो ये रीजनलिज्म की भावना है कि जिस राज्य में हम जन्मे हैं वहां पे पहला हक वहीं के राज्य के निवासियों का है, ऐसा मानना होता है। तो बाकी लोग जब भी आते तो उनके अगेंस्ट में काम होता है, उसके अगेंस्ट में कार्यवाही होती है। तो ये सब रीजनल वायलेंस में हो जाएगा। क्षेत्र के हिसाब से वायलेंस, मतलब तुम अलग क्षेत्र के हो, मैं अलग क्षेत्र का हूं, तुम यहाँ आके हमारी नौकरी खा रहे हो। समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीजें, जैसे बेंगलोर में अब बहुत लोग इधर से उधर जाते हैं तो वहां पे लोगों को बुरा लगता है सारी चीजें। या फिर अभी तुम लोगों ने देखा एक बैंक में कोई कर्मचारी हिंदी में बोल रही थी तो उसको बोल रहा था कि नहीं तुम लोग यहाँ पे अपना लोकल लैंग्वेज में बात करिए आप। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगे। तो क्या इसका कंपोनेंट है कि पीस और पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना है, तभी इंटरनल सिक्योरिटी रह पाएगा। तीसरा है प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन्स, हमें अपने नागरिकों को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें इंटरनल सिक्योरिटी का ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, चाहे वो किसी प्रकार से थ्रेट से हो, साइबर सिक्योरिटी की थ्रेट हो, ठीक है, टेररिज्म की घटनाएं हो, सबसे पहले तो ये सब चीजें। अगला है प्रोटेक्शन फ्रॉम इंटरनल थ्रेट्स। ठीक है, तो बाहर देश के भीतर बहुत सारे थ्रेट्स हैं और बाहर में भी। तो यहाँ पे इंसर्जेंसी, टेररिज्म, नक्सलिज्म, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम या सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो हो रहे हैं
उनसे हमें बचाव करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स में आ जाएंगे इसमें। क्लियर है, समझ में आ रहा? जैसे 26/11 की बात करते हैं हम लोग, क्या हुआ था इस दिन, याद है कुछ? मुंबई टेरर अटैक। और तुम लोगों को पता है कि जिस दिन ये घटना हुई थी, वो ऐसा नहीं कि टेररिस्ट की जो अटैक हुई थी वो 1 घंटा कुछ मिनट, ऐसा नहीं, 3 दिन लगातार चला था, है ना। लोग ताज होटल में डिनर कर रहे थे, या फिर कोई कैफे में कुछ खा रहे थे, या फिर मुंबई स्टेशन, रेलवे स्टेशन पे कुछ कर रहे थे, है ना, हॉस्पिटल पे। तो अचानक से कैरी आउट अटैक होता है। फिर ये बहुत बड़ा एक सेटबैक था हमारे लिए कि किस प्रकार से ये हमारा इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया एजेंसीज का। इसमें इनफैक्ट जो टेररिस्ट जो थे वहां पे जो आए थे, अजमल कसाब और ये सब, वो लोग वॉकी टॉकी लेकर के आए थे, पूरा टेक्नोलॉजी से लेस थे। वहीं से बैठ करके, पाकिस्तान से बैठ करके यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी जा रही थी। तो इसमें टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल हुआ, ये सब भी चीजें हैं, है ना। अलग अलग सिक्योरिटी एजेंसीज का क्या रोल रहा, हमारी मैरीटाइम बॉर्डर को हम लोग सिक्योर नहीं कर पाए, क्योंकि सोचो यहाँ पाकिस्तान है, यहां से आकर के यहाँ पे टेररिस्ट अटैक कैरी आउट हुआ, बहुत बड़ी चीज है ये। पूरा हमारी नेवी क्या कर रही थी, हमारे कोस्ट गार्ड क्या कर रहे थे, है ना, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी क्या कर रही थी, कि वो लोग पूरा बंदूक वंदूक लेकर के, सारी चीजें लेकर के यहाँ पे आए और अटैक किया और इतने लोगों को मार दिया। तो ये बहुत बड़ी घटना थी। तो इसमें क्या क्या चैलेंजेस था वो सब हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इंटरनल सिक्योरिटी ये सब चीजों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सब याद रखना है। हिंदी में भी लिख दिया है जिसको चाहिए, है ना, जो लिखेंगे वो उनको पीडीएफ दे देना। देखो अब हम लोग इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के कुछ बेसिक डिफरेंसेस जान लेते हैं। ठीक है, पहली बात है मीनिंग क्या है, तो देखो प्रोटेक्शन फ्रॉम थ्रेट्स ओरिजिनेटिंग विद इन कंट्री, जो हमारे देश के भीतर ही प्रॉब्लम हो रही है उसको इंटरनल सिक्योरिटी। एक्सटर्नल सिक्योरिटी मतलब जो बाहर देशों से हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं क्या क्या थ्रेट्स हैं इंटरनल सिक्योरिटी में, ये सब हो जाएंगे, कम्युनलिज्म, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, नक्सलिज्म। यहाँ पे फॉरेन अग्रेशन, क्रॉस बॉर्डर अटैक, वॉर, एस्पाइनेज, टेररिज्म दोनों में आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीजें प्रॉब्लम हो रही है। फिर यहाँ पे देखो रिस्पॉन्सिबल एजेंसीज की बात करते हैं, तो याद रखना इंटरनल सिक्योरिटी के चैलेंजेस को निपटने के लिए जो एजेंसी काम करती है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत आएगी। ठीक है, जो गृह मंत्रालय है, जैसे उसके अंतर्गत जितनी भी एजेंसीज हैं वो सब काम करेंगी ताकि इंटरनल सिक्योरिटी के चैलेंज को निपटा जा सके। और जब भी एक्सटर्नल सिक्योरिटी की बात आएगी तो कौन काम करेगा? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है। तो जिसमें इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, रॉ, इसमें स्टेट पुलिस, सीआरपीएफ, आईबी, एनआईए, ये सब चीजें आ जाएंगी। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है। और बात करें तो ये तो किस प्रकार से एक्शंस लिए जाते हैं, लॉ इन्फोर्समेंट, मेंटेनिंग पब्लिक ऑर्डर, इंटेलिजेंस ऑपरेशन, ठीक है, या फिर यहाँ पे मिलिट्री डिफेंस, बॉर्डर प्रोटेक्शन, स्ट्रेटेजिक डेटरेंस। तो ये सब काम होता है कि हमें यहाँ पे शांति रखना है। अब कोई भी देश तब तक डेवलप नहीं हो सकता जब तक वहां पे इंटरनली वो साइलेंट ना हो, अच्छे से डेवलप ना करे। तो ठीक है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल ग्रोथ तभी पॉसिबल है किसी देश में जब वहां पे इंटरनल सिक्योरिटी के सारे चैलेंजेस को मैनेज किया जा रहा हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे तुम लोग लीबिया ले लो, सीरिया ले लो, ठीक है, लेबनान जैसे कंट्रीज, या फिर ईरान ले लो। यहाँ पे अंदरूनी ही इतनी ज्यादा दिक्कतें हैं कि वो बाहर चीजें क्या कर पाएंगे। किसी को जैसे इंटरनल लेवल पे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जहां पे सारे देश कुछ ना कुछ करते रहते हैं। कभी सुना है कि सीरिया या फिर अफ्रीका के कोई गरीब देश जहां पे भूखमरी की समस्या है वो सब कुछ कर रहे हो? नहीं, क्योंकि जिसके घर में ही शांति नहीं है वो बाहर क्या कर पाएगा। तो इसीलिए इंटरनल सिक्योरिटी बहुत जरूरी है किसी भी देश में। ठीक है, तो ये सारे दोनों में डिफरेंसेस याद रखना। इसके बाद हम लोग स्कोप की बात करते हैं, तो ये देश के भीतर और ये इंटरनेशनल और बियॉन्ड। एग्जाम्पल पे नक्सल अटैक, टेररिस्ट एक्टिविटीज। एक्सटर्नल सिक्योरिटी में देख लो कारगिल वॉर, 1971 वॉर, ठीक है, तो ये सब चीजें हो जाएंगी। थ्रेट्स की बात करें तो देखो कौन कौन से इंटरनल सिक्योरिटी के थ्रेट्स हैं। ठीक है,
जो चैलेंज क्रिएट करते हैं। तो पहला देख लो टेररिज्म, ठीक है, जैसे 26/11 का मुंबई अटैक एग्जांपल के तौर पे। इंसर्जेंसी में नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी, नक्सलिज्म यहाँ इंक्लूड कर लेंगे। साइबर थ्रेट में हैकिंग, साइबर वॉरफेयर, रैंसमवेयर अटैक, जैसे तुम लोगों ने नाम सुना है पेटा क्राई, वाना क्राई, ये सब नाम सुना है? हाँ, ये सब क्या है? एक प्रकार से जैसे तुम कंप्यूटर ओपन करोगे, ठीक है, वहां पे हैक कर लेगा, पेटा क्राई आ जाएगा, या रैंसमवेयर कोई आ जाएगा, बोलेगा तुम अपने कंप्यूटर को तब तक ओपन नहीं कर पाओगे जब तक तुम इतना पैसा नहीं दे दो, ठीक है। तो रैंसम मांगेगा, मतलब एक तरीके से रंगदारी जो पैसा होता है वो मांगता है, ठीक है। तो ये सब चीजें इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। फिर कम्युनलिज्म की थ्रेट है, जहां पे दंगे हो जाते हैं, रिलीजियस वायलेंस हो जाते हैं। देखोगे जब भी रामनवमी होता है, ईद होता है, तो पत्थरबाजी होते रहता है इधर उधर, फेक न्यूज चल जाती हैं, है ना, झूठ मूठ का कि हमारे यहाँ मूर्ति तोड़ दिया गया तो फिर लड़ाई हो जाएगी। लोग वेरीफाई नहीं कर पाते हैं जल्दी से जल्दी, और सोशल मीडिया के दौर में इंफॉर्मेशन बहुत तेजी से पास ऑन होता है ना। तो ये सब चीजें। फिर मनी लॉन्ड्रिंग की घटना होती है, हवाला ट्रांजैक्शन, ब्लैक मनी। हवाला क्या होता है? हवाला के बारे में सुने होंगे, क्या होता है? हाँ? मुस्लिम्स हवाला नहीं, रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है इसका। इन्वेस्टमेंट नहीं, हवाला एक तरीका है मनी लॉन्ड्रिंग का। या जैसे क्या होता है हवाला में, समझाता हूं। जैसे तुम यहां पे हो, ठीक है, तुम्हारी बहन सपोज यूएसए में है, ठीक है, तुमको अचानक से वहां पे 1 करोड़ देने हैं उसको, या 1 लाख मान लो, ठीक है, 1 लाख देना है अपनी बहन को। तो तुम अगर कैसे दोगे? ऑनलाइन ट्रांसफर सपोज नहीं हो पा रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है, या तुम्हारे यहाँ पे बैंक फ्रीज कर दिया गया है, तुम ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो क्या तरीका है कि या तो किसी आदमी के थ्रू भिजवाओ, बहुत टाइम लग जाएगा, पहले वो फ्लाइट लेगा, फिर जाएगा, फिर वहां उतरेगा, फिर देगा। एक तरीका है हवाला। हवाला भी इलीगल तरीके में आता है। उसमें क्या होता है, यहां पे बैठे बैठे एक आदमी वहां पे आपको डिलीवर कर देगा पैसा, ठीक है। जैसे देखोगे पुराने मूवी में क्या होता था, 10 के नोट को फाड़ देगा, एक नोट तुम्हारे पास, एक नोट उसके पास, तुम सिर्फ नोट करके दिखाओ, मिलाएगा, हाँ मिल गया, पैसा दे दो, काम तमाम। तो उसी तरह से नंबर दे देगा कि आधा नोट फाड़ दिया, उसमें सीरियल नंबर होता है ना, वो नंबर उसके पास होगा, बता देगा हाँ यही है, दे दो पैसे, बात खत्म। मतलब क्या होता है, फिजिकली ट्रांसफर नहीं होता है पैसों का। हवाला मतलब क्या हुआ, फिजिकल ट्रांसफर नहीं होगा कि पैसे को यहां से वहां ले जाया जा रहा है, ऐसा नहीं। तुम यहीं पे हो, हमको जरूरत है, हम तुमको बोले कि हमको 1 लाख चाहिए वहां पे अमेरिकन, तुम बोलोगे ठीक है, पैसा फाड़ के दे दोगे, आधा नंबर बता देना उसको, फिर वहां पे जो मेरा आदमी है वो उसको पैसा दे देगा, फिर हम लोग कभी भी लेन देन किसी तरीके से कर लेंगे, समझ में आ रहा है। तो इससे किसी को पता ही नहीं चल पाता है कि पैसा आया कहाँ, कैसे गया। तो ये हवाला होता है, इसमें रिलीजन का कोई रोल नहीं है, ठीक है, समझ में आया। तो ये सब थ्रेट्स हैं। फिर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का थ्रेट है, जिसमें नक्सलिज्म की घटनाएं होती हैं, ये सब पॉइंट्स, ठीक है। तो याद रखना कौन कौन से थ्रेट्स हैं। बॉर्डर मैनेजमेंट के इश्यूज हैं, जैसे क्रॉस बॉर्डर इन्फिल्ट्रेशन होता है ना। हमारे जो पाकिस्तान बॉर्डर पे देखोगे तो बहुत सारे टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट कर लेते हैं, या रोहिंग्यास जो हमारे देश में आए, या जो बांग्लादेश माइग्रेंट्स आए, ठीक है, तो वहां से इलीगल माइग्रेशन, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में ये सब आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब देख लेना। और फिर बात करते हैं हम लोग कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी में कौन कौन से महत्वपूर्ण पहलू हैं। तो पहला देखो, अपहोल्डिंग द रूल्स एंड लॉज, तो जो देश के कानून है, जो नियम है, उनको अच्छे से पालन करना, ठीक है, उनको अच्छे से लागू करवाना, ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है प्रोटेक्टिंग इंडियाज नेशनल सोवरेनिटी, है ना, हमारे देश की जो राष्ट्रीय संप्रभुता है उसकी सुरक्षा करना, कि किसी प्रकार से जो हम लोग डिसीजन लेना चाहते हैं वो कोई बाहर तरीके से किसी प्रकार से क्या करे, कैप्चर ना कर ले। जैसे अभी इंडिया पाकिस्तान का जो वॉर हुआ, वॉर क्या कहेंगे, एक तरीके से जो स्टैंड ऑफ हुआ, ठीक है, जिसमें थोड़ी बहुत घटनाएं हुई, जो भी पहलगाम अटैक के बाद,
अभी तुम लोगों ने सुना होगा डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हमने मध्यस्थता कराई, मीडिएशन करवाया। तो क्या है, एक एक्सटर्नल सोवरेनिटी का वायलेशन है हमारा, है कि नहीं। हम लोग यदि चाहे, एक देश हम लोग हैं, हम लोग चाहेंगे तो रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे, उसके साथ शांति, है ना। तो ये चीजें हैं, तो ये बड़ा मेजर है। तो यही है कि अपनी सोवरेनिटी को रक्षा करना, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल। तीसरा, सिक्योरिंग द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। तो भारत के अंदर जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, जो अलग अलग एरियाज हैं, जो अलग अलग स्टेट हैं, उनकी इंटीग्रिटी मेंटेन करना। ऐसा नहीं कि कोई पता चले कि खालिस्तान की डिमांड करके वो अलग हो गया, ग्रेटर नागालैंड करके अलग हो गया, है ना। तो इसको याद रखना है। फिर प्रोमोटिंग इंडियाज राइज टू इट्स राइटफुल प्लेस इन इंटरनेशनल अफेयर्स, मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इंडिया अपना एक वर्चस्व निभा सके, ठीक है। तो ये भी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि वही जैसे मैंने बताया कि जहां पे शांति है घर में, तभी वो डेवलपमेंट कर सकता है ना। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। इंटरनल सिक्योरिटी जब हमारा अच्छे से मजबूत रहेगा, देश में शांति व्यवस्था रहेगी, नियम कानून अच्छे से चलेंगे, तो क्या होगा, एक इन्वेस्टमेंट का एक माहौल बनेगा। कोई भी देश कहीं पे इन्वेस्टमेंट क्यों करता है, वो चाहता है ना कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो सिक्योर रहे। जैसे हमने चाबार पोर्ट पे भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, अब देखो वहां पे लड़ाई हो रही है, तो हम लोग क्या चाहेंगे कि वहां पे जो चाबार पोर्ट का जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सिक्योर रहे, है ना। तो उसी प्रकार से कोई भी देश, जैसे अफ्रीका में इतना डेवलपमेंट क्यों नहीं है, क्योंकि देश पे वहां लोग जाते नहीं है, मतलब इन्वेस्टमेंट करने, क्योंकि वहां पे लूट लेंगे, क्राइम हो जाता है बहुत सारी, है ना, इस वजह से। तो इसलिए, ठीक। और फिर पांचवा पॉइंट क्या जाएगा, देखो, इंश्योरिंग अ पीसफुल इंटरनल इन्वायरमेंट, है ना। तो एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना जहां पे शांति हो और लोग अच्छे से डेवलप कर पाए। फिर क्रिएटिंग अ क्लाइमेट फॉर आवर सिटीजन दैट इज जस्ट, इक्विटेबल, प्रोस्पेरस एंड shields them from risk to life and livelihood। देखो, अलग अलग डाइवर्सिटी के लोग हैं, हर एक कम्युनिटी के लिए ऐसा होना चाहिए कि जो भी पॉलिसीज इंप्लीमेंट हो वो इक्वल हो। समझ में आ रहा है, कि ऐसा ना लगे दूसरी कम्युनिटी को कि ये हमारे अगेंस्ट में हो रहा है। तो इससे क्या होगा, राइट्स कम होंगे, कम्युनलिज्म की घटनाएं कम होंगी। तो ये सब पॉइंट्स याद रखना, ठीक है। तो समझ में आया कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं। अब हम लोग चैलेंजेस की बात करते हैं कि कौन कौन से चैलेंजेस हैं, ठीक है। तो पहला इंपॉर्टेंट चैलेंज क्या है, टेररिज्म या आतंकवाद जिसको कहते हैं। इसमें क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, स्लीपर सेल्स समझते हो क्या? जो टेररिस्ट ही होते हैं, बट तुमको पता नहीं चलेगा, वो हमारे आसपास ही रहेंगे, हमारे साथ घुलेंगे मिलेंगे, बहुत सारों से यहीं पे रह रहे हैं, फैमिली होगी उनकी, एक परमानेंट जॉब, इनफैक्ट गवर्नमेंट जॉब में भी हो सकते हैं। अभी तुम लोगों को पता है, जब बाहर कर रहे थे हम लोग पाकिस्तानियों को, बहुत लोग वोट डाल रहे हैं यहाँ पे, बहुत लोग इनफैक्ट सिक्योरिटी फोर्सेस में भी थे, पता है कि नहीं, जॉब में भी थे, गवर्नमेंट जॉब्स में थे। तो कितना बड़ा लैप्स है, सिक्योरिटी लैप्स है, क्या पता कि वो कितनी इंफॉर्मेशन वो प्रोवाइड कर रहा है अपने देशों को, है ना। तो ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है। तो टेररिज्म एक सबसे बड़ा चैलेंज है, समझ में आ रहा है। दूसरा क्या है, इंसर्जेंसी एंड लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, है ना। ये बहुत बड़ा इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज है हमारे सामने, जहां पे नक्सलाइट्स बहुत सारे आंदोलन करते हैं, लड़ाइयां लड़ते हैं, पुलिस एजेंसीज को मारते हैं। वो लोग कहते हैं कि हम लोग गरीबों की रक्षा करते हैं, है ना, लेकिन जो भी पुलिस मारे जा रहे हैं क्या वो गरीब नहीं है, उनकी फैमिलीज नहीं है ना। तो बहुत सारी चीजें हैं। फिर सेपरेटिस्ट इंसर्जेंसीज जो होती हैं, जो अलग देश की मांग करती हैं। देखो, हमारे देश में अलग राज्य का डिमांड आप कर सकते हो, है ना, उसके लिए सारी चीजें हैं, किस प्रकार से क्या चीजें होनी है, लेकिन आप एक अलग देश का डिमांड नहीं कर सकते, है ना। तो ये सब चीजें, ये चैलेंज हो गया। फिर कम्युनलिज्म एंड सोशल अनरेस्ट, है ना, जो कम्युनल वायलेंस होता है, कास्ट की कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा, अपर कास्ट लोअर कास्ट, है ना, हमेशा डिस्प्यूट होते रहता है। रिलीजियस इंटॉलरेंस है ना, जो आपस में जो धर्म है वो क्या है, इनटॉलरेंट हो जा रहे हैं, कि कुछ भी फेक न्यूज या कुछ भी ऐसे देखोगे, फेक न्यूज से नेहरू के बारे में, गांधी के बारे में बहुत सारे व्हाट्सएप पे तुमको मिल जाएंगे जो बहुत ज्यादा फेक न्यूज रहते हैं। नेहरू के बारे में तो उनकी जो चरित्र का हनन किया जाता है कि वो महिलाओं के साथ कैसे घूमते थे, कैसे रहते थे, गांधी जी के बारे में भी कहा जाता था। तो वो सब चीजों पे
हम लोगों को यकीन नहीं करना है, क्योंकि हम लोग तो अवेयर हो गए, लेकिन बहुत सारे गांव में लोग बैठे हुए जो देखते हैं और मान लेते हैं कि यही सही है ना। तो ये सब चीजें हैं। साइबर थ्रेट्स, साइबर क्राइम, हैकिंग, डेटा थेफ्ट, ये सब प्रॉब्लम्स हैं। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है, ये सिक्योरिटी चैलेंजेस में आ गए, ये सब हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। बॉर्डर मैनेजमेंट में पोरस बॉर्डर्स मतलब बॉर्डर क्लियरली डिफाइंड नहीं है, नदी है, नाला है, जंगल है, ठीक है, वहां से घुस जाते हैं, सुरंग बना के घुस जाते हैं, तो ये सब चीजें। इन्फिल्ट्रेशन, इलीगल माइग्रेशन, स्मगलिंग, ठीक है, ये सब। इनफैक्ट कहा जाता है कहीं पे भी देख रहा था कि जो गायों की तस्करी होती है वो कैसे क्रेन से उठा करके एक जगह से दूसरी जगह, जैसे बॉर्डर एरिया है, ठीक है, मान के चलो ये वायर की फेंसिंग की हुई है, इंडिया है, बांग्लादेश है, यहाँ पे फेंसिंग है, तो इस तरफ क्रेन लगा करके यहां से यहां तस्करी किया जा रहा है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं, हर जगह पे तो फोर्सेस नहीं हो सकती है ना, बहुत लंबा बॉर्डर है, तो कहीं कहीं पे लूपहोल्स हो जाता है, तो वहां पे वो लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। फिर इकोनॉमिक ऑफेंसेस एंड मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है, जैसे ब्लैक मनी, हवाला ट्रांजैक्शन, टेरर फाइनेंसिंग, ये सब इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक। फिर रेडिकलाइजेशन और एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी, ठीक है, इसका मतलब लैक ऑफ कहां गया, राइजिंग रेडिकलाइजेशन थ्रू सोशल मीडिया, प्रोपेगेंडा, ठीक है, रेडिकलाइजेशन होना, प्रोपेगेंडा फैलाना, इन सब से क्या होता है, समाज में एक तरीके से वायलेंस क्रिएट हो सकता है, ठीक। वीक इंटेलिजेंस एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है, तो बहुत देखो इंफॉर्मेशन पहुंच जाती है, लेकिन कोऑर्डिनेशन नहीं होने की वजह से क्या होता है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे एक तुम लोगों ने सुना होगा IC-814 हाईजैक हुआ था प्लेन, पता है, जो अफगानिस्तान में लैंड हुआ था, जिसको हम लोग कंधार कहते हैं, वहां पे लैंड हुआ, और जो मसूद अजहर है उसको हम लोगों ने रिहा कर दिया था 1999 में, है ना, याद है। इसके लिए क्या हुआ था, ये नेपाल से जा रहा था, नेपाल से दिल्ली आ रहा था, ठीक है, वो फ्लाइट। तो नेपाल में जो रॉ के एजेंट्स थे उन्होंने क्लियरली बताया था, उन्होंने पूरा इंफॉर्मेशन बताया कि ये प्लेन हाईजैक हो सकती है, लेकिन उस समय सब मजाक में उड़ा दिए उस बात को कि नहीं नहीं क्या होगा ऐसे वैसे। उन्होंने इनफैक्ट ये भी कहा कि जल्दी से जल्दी रोक दो। जो वहां पे चीफ ऑफिसर होते हैं उस टावर पे बैठते हैं, जो बताते हैं कहाँ जाना है कैसे जाना है, उसको इन्फॉर्म किया, बहुत सारी एजेंसीज को इन्फॉर्मेशन दिया, लेकिन नहीं उसकी बात माना। तो कोऑर्डिनेशन नहीं होने की वजह से बहुत सारी घटनाएं हो जाती हैं। जैसे अलग अलग एजेंसीज हैं, IB हैं, रॉ है, स्टेट पुलिस है, CAPF है, ठीक है। तो कोई इंफॉर्मेशन आया कि भाई यहाँ पे स्मगलिंग होने वाली है, इसको रोको, बोलेगा नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मजाक हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं, गलत इंफॉर्मेशन मिली है। तो ये सब की वजह से बहुत सारे अटैक्स कैरी आउट हो जाते हैं। खैर अब इन सब पे बहुत कड़ा कानून बन गया है, तो अब हो रहा है धीरे धीरे, कोऑर्डिनेशन अच्छी हो रही है। जैसे CDS का पोस्ट आ गया, पता है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, CDS जो बने, तो इनसे क्या होता है, जो तीनों एजेंसीज हैं, नेवी, एयरफोर्स और आर्मी, इन तीनों का एक इंटीग्रेशन देखने को मिलता है। पहले सब अलग अलग थे, कोई एक कॉम्बाइन ऑपरेशन नहीं हो पाता था, एक जो डिस्कशन नहीं हो पाता था, ठीक है। तो सारी चीजें। फिर पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस भी हैं, जैसे पुअर गवर्नेंस, कहीं पे बिजली नहीं है, कहीं पे पानी व्यवस्था नहीं है, तो वो लोग नक्सलिज्म की तरफ जाएंगे, रोड नहीं है, तो ये सब प्रॉब्लम है। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, तो इस सब से भी सिक्योरिटी इश्यूज हो सकते हैं। समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो पूछो। क्लियर है? देखो क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स के लिए, ठीक है। तो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स में जो बॉर्डर्स, जो पोरस हैं, जो अच्छे से बॉर्डर फेंस नहीं किए हुए हैं तो ये सब फैक्टर्स हैं। देखो ये एकदम पूरा बेसिक से इंटरनल सिक्योरिटी का क्या चैलेंजेस हैं, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, क्यों हो पा रहे हैं, कौन कौन से थ्रेट्स हैं, तो एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि आखिर हम लोग इंटरनल सिक्योरिटी में कुछ भी सवाल आए कि हम लोग बता पाए, ठीक है, कि इनकी वजह से हो पा रहा है, इसके लिए कौन से एक्शंस लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो ये सब याद रखना है।
तो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स में समझ गए, पोरस बॉर्डर्स जो हो रहे हैं कंट्रीज के साथ में। फिर एथनिक, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी हमारे यहाँ पे है, तो ये भी एक फैक्टर है। ठीक है, जैसे मिसयूज ऑफ सोशल और रिलीजियस आइडेंटिटीज, अलग अलग रिलीजन के लोग किसी भी तरीके से मिसयूज हो जाए, ठीक है, कम्युनल वायलेंस स्प्रेड कर सकते हैं, तो ये सब प्रॉब्लम्स है। तीसरा फैक्टर है सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज, जो अमीर हैं वो और अमीर बनते जा रहे हैं, गरीब और गरीब, है ना, तो ये प्रॉब्लम हो रहा है। पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, लैक ऑफ एजुकेशन, अंडर डेवलपमेंट, इन सब की वजह से एक्सट्रीमिज्म की घटनाएं हो रही हैं। जैसे मुझे याद है जब मैं डीयू में था, तो हमारी एक दोस्त हुआ करती हैं, असमत नाम है उनका, जम्मू कश्मीर से, तो जो स्टोन पेल्टिंग की घटना होती थी, जो फोर्सेस पे मारते थे वो लोग, तो वो लोग कहते थे कि यहाँ पे जॉब्स तो है नहीं, जम्मू कश्मीर में मेनली क्या है, टूरिज्म है, उसमें भी जब टेररिज्म की घटनाएं होती हैं तो वो भी ठप पड़ जाती हैं। ठीक है, बाकी लोग क्या करते हैं, सेब वगैरह उगाते हैं, ट्रांसफर करते हैं, या फिर केसर वगैरह जो हो गया, तो उनका बागान वगैरह था, ठीक है, वो प्रॉब्लम अलग है। उन लोगों का कहना था कि जब वो वहां पे पढ़ रही थी, तो वहां पे जो स्टूडेंट्स हैं उनको 500-500 दिए जाते थे ताकि वो स्टोन को फोड़े। और मतलब लड़कियां क्या करती थी, स्टोन जो बड़े बड़े पत्थर होते थे उनको तोड़ती थी, और जो लड़के थे वो स्टोन पेल्टिंग करते थे, तो उनसे उनको पैसा मिलता था, है ना, तो ये सब घटनाएं होती हैं। तो स्टोन पेल्टिंग, तो गरीबी रहेगा, अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा, तो लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, ये सब चीजें। तो अब जैसे डिमोनेटाइजेशन किया, तो वहां पे लोगों को वो हुआ कि पैसे अब नहीं मिलने लग गए, तो स्टोन पेल्टिंग की घटनाएं अब बहुत कम हो गई हैं, कुछ कुछ जॉब्स भी दी जा रही हैं, तो ये सब चीजें हैं, तो बहुत सारी चीजें हुई हैं। ठीक है, तो फ्रस्ट्रेशन हो सकता है इन सब की वजह से, जिसकी वजह से एक्सट्रीमिज्म की तरफ वो लोग जा सकते हैं। क्लियर है। फिर अब पॉलिटिकल फैक्टर्स, जैसे वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए लड़ाते रहते हैं कि हिंदू मुस्लिम, मुस्लिम हिंदू, है ना, ये सब लड़ते रहते हैं। फिर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन सिक्योरिटी ऑपरेशंस, मतलब कोई भी सिक्योरिटी एजेंसी कोई अपना काम कर रही है तो तुरंत आ जाएगा कि नहीं, इसको नहीं पकड़ना है। जैसे तुम लोगों ने इसका नाम सुना है, विकास दुबे का, यूपी में जो एक बड़ा गैंगस्टर था, है ना, इसने क्या किया, बहुत सारे धीरे 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 एक बहुत बड़ा आदमी बन गया, जो सभी लोग डरने लग गए उससे। ठीक है, तो क्या हुआ कि जब कोई अरेस्ट नहीं कर पाता था, तो बहुत सारे लोग जब गए तो पुलिस वालों को, बहुत लोगों को मार दिया गया, फिर उनका इनकाउंटर हुआ, है ना। तो ये सब क्या होता है, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से ही कोई आदमी जो गैंगस्टर है वो बहुत बड़ा बन जाता है ना, तो ये सब घटनाएं तो याद रखना। और फिर पुअर गवर्नेंस, ये सब चीजें इसमें इंक्लूड हो जाएंगी। ठीक, तो पॉलिटिकल फैक्टर, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर, जितना डायमेंशन में सोच पाओगे उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस एंड क्रॉस बॉर्डर सपोर्ट। ठीक है, नेबरिंग कंट्रीज बहुत सारे शेल्टर, ट्रेनिंग और फाइनेंशियल सपोर्ट जो एंटी इंडिया एलिमेंट्स प्रोवाइड कराते हैं। जैसे हम लोग जब नक्सलिज्म के बारे में पढ़ेंगे, तो नक्सलिज्म की जो घटना स्टार्टिंग में हुई थी, वो ट्रेडिशनल जो क्या कहेंगे उसको, ट्रेडिशनल जो औजार हैं उनसे स्टार्ट हुई थी। जैसे जो गांव के लोग हैं उन्होंने ही नक्सलिज्म की स्टार्ट की थी, नक्सलबारी विलेज वेस्ट बंगाल में। तो वो लोग हसुआ जानते हो, हसली जिसको बोलते हैं, गोइता, है ना, जो एकदम दैनिक जीवन में इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं, उन सब से स्टार्ट हुआ। लेकिन आज देखोगे जो नक्सल्स हैं उनके पास बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं, AK-47, ग्रेनेड्स, है ना, और सारी चीजें, वॉकी टॉकी। तो ये सब कहां से आ रहा है, वही तो सपोर्ट कर रहा होगा ना, तो वही इसमें आ जाएगा, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, क्रॉस बॉर्डर सपोर्ट। ठीक है, तो बाहर के देशों से पैसा आता है, फंडिंग आता है, ये सब। फिर देखो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और साइबर थ्रेट्स। ठीक है, सोशल मीडिया का रैपिड ग्रोथ हुआ है, कम्युनिकेशन भी इंक्रिप्टेड हो चुकी है। ठीक है, साइबर क्राइम की वजह से इंटरनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम्स और ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुकी है ना। जैसे जो व्हाट्सएप हम लोग बात करते हैं उसमें लिखाता है इनक्रिप्टेड, एंड टू एंड इंक्रिप्शन। इसका मतलब क्या है, जैसे मैं किसी से बात कर रहा हूं तो सिर्फ वहीं के बीच में वो डेटा रहेगा, लेकिन क्या पता हम लोग कैसे मान लें, हो सकता है उसके पास हो, कंपनी के पास। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। फिर वीक इंटेलिजेंस एंड पुअर कोऑर्डिनेशन, है ना, तो इंटेलिजेंस एजेंसीज के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होने से सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इंडिपेंडेंट पुलिस रिफॉर्म्स एंड पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, देखो
जो भी पुलिस व्यवस्था है हमारे देश में, क्या लगता है कि ये कोई क्राइम रोक पाएंगे? जब क्राइम हो जाता है तब ये लोग एक्टिव होते हैं, तब भी नहीं हो पाते हैं। तो पुलिस रिफॉर्म की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। उसमें फिर प्रकाश सिंह जजमेंट तुम लोग ने सुना होगा, जो पुलिस रिफॉर्म से को लेकर के है, वो कभी और पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें ट्रेनिंग की कमी है, एक बार पुलिस में भर्ती हो गए फिर उसका एसेस नहीं कर पाते हैं। बहुत लोग तो ऐसे हैं जो इनफैक्ट पढ़ नहीं पाते हैं, गलत तरीके से भर्ती हो जाते हैं, उनको पुलिसिंग का मतलब ही नहीं पता है। जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, जो डिग्निटी है, ह्यूमन डिग्निटी, उसको वो लोग नहीं संभाल पाते हैं, है ना, कि कहीं भी पीट देते हैं, कहीं भी भ्रष्टाचार हो जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो उनके पास इक्विपमेंट है, चला नहीं पाते हैं। जो पूरा बंदूक दे देगा तो वो लोग कभी यूज ही नहीं करते हैं, तो चलाएंगे कहां से? ओवरबर्डन पुलिस फोर्स को बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है, 24-24 घंटे लगे रहने पड़ते हैं, ठीक है। तो इनकी वजह से जो इंटरनल सिक्योरिटी का मैकेनिज्म है वो कमजोर हो रहा है। इंटरनल सिक्योरिटी कब मजबूत रहेगी? जब हमारी पुलिस व्यवस्था मजबूत हो। जब वही इतनी प्रॉब्लम से जूझ रही हैं तो कैसे प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर पाएंगे, है कि नहीं? तो ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। फिर रेडिकलाइजेशन और आइडियोलॉजिकल एक्सट्रीमिज्म, जैसे बताया किसी कम्युनिटी को रेडिकलाइज करके एक्सट्रीमिज्म की तरफ ले जाना, ठीक है। तो ये सब चीजें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की तरह की वजह से हो जाता है। फिर ग्लोबलाइजेशन एंड इलीगल फाइनेंशियल फ्लोज, ठीक है। तुम लोगों ने सुना होगा कि बहुत ज्यादा जैसे फंडिंग के बारे में सुना होगा कि कोई भी एनजीओ को फंड मिलता है बाहर के देशों से। अब क्या पता वो इलीगल है कि इलीगल है ना। तो ये सब बहुत सारी इश्यूज हैं, इसको टैकल करने के लिए भी काम करने की आवश्यकता है। अब देखो कौन कौन से मेजर्स लिए जा सकते हैं या क्या लिए जा रहे हैं, उनमें कुछ पॉइंट्स बताने हो तो पहला है मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस फोर्स। इंटरनल सिक्योरिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल कौन निभाते हैं? पुलिस, क्योंकि हर एक राज्य में अपनी पुलिस है ना, और वही है जो प्रॉब्लम्स को देखते हैं और वही क्राइम्स को देखते हैं। तो इनको मॉडर्नाइज करने की आवश्यकता है, उनको वेपन्स एडवांस्ड दो, है ना, कम्युनिकेशन टूल्स प्रोवाइड कराओ, वॉकी टॉकी सभी के पास होना चाहिए, एक सेंट्रल एक बोलेंगे ना हेडक्वार्टर हो जहां से कोई भी डेटा तुरंत पहुंच जाए, वो सब चीजें। सर्वेलेंस सिस्टम अच्छा हो, साइबर क्राइम की कैपेबिलिटीज को मजबूत किया जाए, ठीक है, ये सब चीजें। स्ट्रेंथनिंग बॉर्डर मैनेजमेंट, जो बॉर्डर मैनेजमेंट है बॉर्डर एरियाज में, उसको और मजबूती देने की आवश्यकता है, जिसमें फेंसिंग बनाने की आवश्यकता है, जो इलेक्ट्रिक फेंसिंग है, कि कोई भी टाप के आना कोशिश करे तो उसको करंट मिल जाए, है ना, तो वो सब चीजें। फिर एडवांस बॉर्डर सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी, कैमरा लगाओ, हाईटेक कैमराज, है ना, ये सब चीजें, ड्रोन्स का इस्तेमाल करना, ठीक है। और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में कोऑर्डिनेशन बनाना, जैसे आईटीबीपी, बीएसएफ, है ना, सशस्त्र सीमा बल, ये सब क्या है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं। जैसे एसएसबी कहां पे तैनात है, पता है कि नहीं तुम लोगों को? एसएसबी, बीएसएफ और आईटीबीपी, पता है? एसएसबी कहां पे है? नेपाल और भूटान के बॉर्डर पे ये गार्ड करते हैं। बीएसएफ कहां गार्ड करते हैं? पाकिस्तान और बांग्लादेश, ठीक। आईटीबीपी चाइना। तो ये अलग अलग बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। फिर कम्युनिटी पुलिसिंग एंड पब्लिक पार्टिसिपेशन, ठीक है। देखो जब तक लोगों को आप कॉन्फिडेंस में नहीं लोगे, आप प्रॉब्लम्स को टैकल ही नहीं कर पाओगे, है ना। लोग पुलिस स्टेशन जाने से घबराते हैं, ये कितनी बड़ी शर्म की बात है। पुलिस हमारी सिक्योरिटी के लिए है, हम लोग नहीं जा पाते हैं पुलिस। कोई भी पुलिस के नाम से डर जाता है, ऐसा क्यों होता है? पुलिस से डरना थोड़ी है, तो ये प्रॉब्लम है ना। तो ये कम्युनिटी पुलिसिंग की बात होती है कि लोगों को इंकरेज करो कि वो पुलिस को सपोर्ट करें, है ना। जैसे हम लोग यहाँ पुलिस को बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं और बहुत सारी चीजें, बाहर के देशों में जो देश डेवलप्ड है वहां पे उनको उतनी वैल्यू नहीं मिलती, उतने डरते नहीं है वो लोग, उनकी एक जवाबदेही तय होती है और सारी चीजें, ठीक है। तो ये सब चीजें करने की आवश्यकता है। फिर बात की जाए साइबर सिक्योरिटी इनहेंसमेंट की, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं? साइबर सिक्योरिटी को और रोबस्ट नेटवर्क से अच्छे से मजबूती दे सकते हैं। स्पेशलाइज्ड साइबर क्राइम के यूनिट्स बना सकते हैं जो टैकल करेंगे प्रॉब्लम्स को। काउंटर रेडिकलाइजेशन स्ट्रैटेजी, जो भी
रेडिकलाइजेशन हो रहा है उसके अगेंस्ट में डी रेडिकलाइजेशन किया जाना चाहिए। जो गलत फहमियां उनके मन में पैदा की गई हैं उनको दूर करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए जाने चाहिए। ठीक, तो इसको याद रखना है। कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ सिक्योरिटी एजेंसीज, ठीक है, अलग अलग जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनको कैपेसिटी बिल्ड करना है। उनकी कैपेसिटी कैसे, ट्रेनिंग, एडवांस इक्विपमेंट्स, है ना, ये सब चीजें, उनको अच्छा पर्क्स देना, अच्छे पैसे देना। मान के चलो सिक्योरिटी फोर्सेस को लगेगा कि हमको 30,000 मिल रहा है, हम क्या करेंगे इस नौकरी में, इतना क्राइम हो रहा है, इतना काम कर रहे हैं, जान का भी नुकसान हो सकता है, तो लोग फिर करप्शन करते हैं, और भी बहुत सारे कारण हैं। तो ये सब चीजें करने की आवश्यकता है। फिर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉज, जो भी अलग अलग कानून बने हैं, जैसे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, एनआईए एक्ट, यूएपीए एक्ट, है ना, इसको अच्छे से लागू करना पड़ेगा। प्रोमोटिंग सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, है ना, जो नक्सल अफेक्टेड एरियाज हैं वहां पे अच्छे से डेवलपमेंट हो पाए, उनके लिए बहुत सारे स्टेप्स लेने की आवश्यकता है। कोस्टल सिक्योरिटी को मजबूत करो, है ना, जो हमारे कोस्ट है, जैसे इंटरनल वाटर्स हैं, टेरिटोरियल वाटर्स हैं, है ना, इसमें कोई क्राइम ना हो पाए, इसको सिक्योर करने की आवश्यकता है। तो सर्वेलेंस हो, कोस्टल पुलिस स्टेशन हो, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन हो, फिर कोऑर्डिनेशन अलग अलग एजेंसीज के बीच में हो। समझ में आ रहा है? ज्यादा बोरिंग लग रहा है? समझ में आ रहा है? अब देखो कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए गए हैं अभी तक फिलहाल कंट्री में इंडिया के द्वारा, और भी बहुत सारे हैं, कुछ कुछ बेसिक याद रखो। नेट ग्रिड, ठीक है, इंटीग्रेटेड इंटेलिजेंस सिस्टम टू लिंक डेटा फ्रॉम मल्टीपल सिक्योरिटी एंड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज। नेट ग्रिड क्या है? एक इंटीग्रेटेड सिस्टम है जहां पे हर एक प्रकार की इंफॉर्मेशन वो इंटरलिंक हो जाती है, ठीक है, जो मल्टीपल सिक्योरिटी और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, आईबी, रॉ, पुलिस, सबका इंफॉर्मेशन एक जगह गैदर रहता है। कभी देखते होगे ना मूवी वगैरह में दिखाता है कि कोई फोटो मिला तो बोलेगा इसको चेक करो, क्या इसके खिलाफ कोई रिकॉर्ड है कि नहीं, तो सारे वो चेक कर लेते हैं, है ना, तो वो सारी चीजें। फिर क्या है? अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, ठीक है, तो वो टेररिज्म के अगेंस्ट में बना हुआ है, तो ये एक बना हुआ है, याद रखना। फिर एनआईए एजेंसी बनाई गई है ताकि जो टेरर रिलेटेड क्राइम्स होती है उसको अच्छे से देखभाल किया जा सके। फिर मल्टी एजेंसी सेंटर बना हुआ है, ये सब हम लोग देखेंगे। कोस्टल सिक्योरिटी स्कीम्स लाई गई हैं। फिर सीसीटीएनएस लाया गया है, एक जहां पे क्रिमिनल्स का एक रिकॉर्ड है, डेटाबेस है, इसी से पहचान की जाती है अपराधियों को। नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान टू कॉम्बैट लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को टैकल करने के लिए देखोगे हम लोग नक्सलिज्म को कहते हैं कि आप हथियार छोड़ दो तो आपको जॉब भी देंगे, पैसे भी देंगे। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जो उनकी जो अलग एक्सट्रीम हो गई है विचारधारा, उसको मुख्य धारा से जोड़ना है ना, तो ये मेन इसको इस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। फिर बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, जैसे बॉर्डर रोड, फेंसिंग, ये सब हम लोग तो कर रहे हैं। साइबर क्राइम प्रिवेंशन अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन स्कीम हम लोगों ने लॉन्च किया है। ऑपरेशन ग्रीन हंट लॉन्च किया है ताकि नक्सल के ऑपरेशंस को खत्म किया जा सके, एक तरीके से एंटी नक्सल ऑपरेशन। स्ट्रेंथनिंग कोस्टल मैरीटाइम सिक्योरिटी थ्रू सागर सुरक्षा बल, है ना, तो इसके थ्रू हम लोगों ने कोस्टल सिक्योरिटी को अच्छे से मजबूत किया है। फिर अलग अलग फंड है वेपन्स के लिए, ये सब चीजों के लिए, काउंटर रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम, ये सब पॉलिसी, ठीक है, समझ में आया? तो ये बेसिक्स हैं साइबर सिक्योरिटी को लेकर के, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी क्या है? सॉरी, साइबर सिक्योरिटी बोल रहा हूं, इंटरनल सिक्योरिटी। कौन कौन से थ्रेट्स हैं? एक्सटर्नल सॉवरेनिटी क्या होती है, इंटरनल सॉवरेनिटी क्या होती है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं, ठीक है, और क्या क्या एस्पेक्ट्स हैं, चैलेंजेस क्या क्या हैं, कौन सी इनिशिएटिव्स गवर्नमेंट के द्वारा ली जा रही हैं, क्या क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं। तो ये सब हम लोगों ने देखा जो इंटरनल और इंटरनल सॉवरेनिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अभी तक कुछ सवाल, कुछ डाउट है तो पूछो, कुछ नहीं समझ में आया हो बताओ। नहीं, चलो एक क्वेश्चन तुम लोग लिखो, लिख के लाना, देखते हैं क्या खुद से लिखना, गूगल का इस्तेमाल मत करना। हो सके तो अभी 10 मिनट टाइम मिलेगा, लिख लेना। लिखो, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटरनल सिक्योरिटी?
व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटरनल सिक्योरिटी? व्हाट आर, उसी में लिखना, व्हाट आर इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट्स, व्हाट आर इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट्स इंडिया इज दैट, रुको, व्हाट आर इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट्स दैट इंडिया इज फेसिंग टूडे। ठीक है, और उसके बाद लिखो व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर्स, व्हाट आर द प्रिवेंटिव मेजर्स रिक्वायर्ड on behalf of government, civil society and security forces to tackle such challenges। ठीक है, समझ में आया क्या है इसमें? पहले डिफाइन करना है इंटरनल सिक्योरिटी क्या है, फिर बताना है इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट्स क्या हैं जो इंडिया आज फेस कर रहा है, उसके बाद इसको किस प्रकार से टैकल कर सकते हैं, तो तीनों पर्सपेक्टिव में बताना है, गवर्नमेंट के द्वारा कैसे हो सकता है, सिविल सोसाइटी के द्वारा और सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा। लिख लोगे? अच्छा लिखो, तो 2 मिनट है अभी समय, लिखो। इंट्रोडक्शन है, लिख के दिखाओ, कुछ भी लिखो। इसमें क्या लिखोगे? लिखो, हाँ हिंदी में लिखो, कोई दिक्कत नहीं। सवाल समझ में आया? आंतरिक सुरक्षा क्या है, आंतरिक सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा में क्या है, अलग अलग चीजें हैं, और क्या क्या एक्शन लिए जा रहे हैं, लिखो, क्या मन में आता है। हाँ नहीं हो गया ना? हो गया, बताओ क्या लिखे, बाद में पूरा करना, अभी जस्ट बताओ क्या क्या लिखे।
capacity of that country, like nationalism, terrorism, and insurgency. बताओ। हो इतना ही तो मतलब Suspects like terrorism and nationalism is not just but it's our nation and independence. तुम लोग बताओ, लिखो कितना लिखे, जो भी लिखे बताओ। क्या लिखे हो बताओ ना कुछ, जो भी बताए हो लिखे हो बताओ। Protect their resources, being safely custodied in a very peaceful environment for them. बताओ, हाँ कोई दिक्कत नहीं, बताओ। हाँ बोलो ना कुछ भी, कोई दिक्कत नहीं। तुम लोग इसको अच्छे से पूरा करके लाना, ठीक है। कल कोई जरूरी नहीं जो अभी लिखे वही लिखना है, ठीक है। तो तुम लोग अपने से भी लिखना, कोशिश करना गूगल की सहायता नहीं लेनी है, ठीक है। खुद से लिखनी है, जो भी अभी तक समझे हो पढ़े हो उसी के आधार पे लिखना है, ठीक है। अपना जब तक लिखोगे तब समझ में आएगा कि हम लोग कहाँ पे किस तरीके से सुधार करना है, क्या करना है, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। आई होप कि जो पूरा समझ में आया हो, सिलेबस क्या है, कैसे पढ़ना है नहीं पढ़ना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लिए हम लोगों ने, और बेसिक्स जो हैं वो सारा कवर हो गया। अब कल से हम लोग टॉपिक वाइज जो सिलेबस के हैं पढ़ेंगे, ठीक है। तो सभी लोग रेगुलर रहना, ठीक है। और जो भी सवाल होगा फिर कल लेकर के आना, ठीक।